आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जो नई सीरीज़ हम लोगों ने चलाई है उसमें आज सेकंड वीडियो हम बनाएंगे। जनवरी के ही करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने GS1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग GS2 के टॉपिक्स करेंगे। देखते हैं अगर आज GS2 पूरा कवर हो पाता है। अगर कितने टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होंगे उनको स्किप करके अगर आज हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3 वीडियोज़ में पूरा का पूरा जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनवरी का स्टेट्स दैट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक हम लोग स्किप कर रहे हैं ना, ये सोच करके कि वो आगे रिपीट होंगे, उनका मुझे पता है कि वो रिपीट होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने पास नोट्स बनाता जा रहा हूँ कि कौन से मंथ में कौन से GS1 2 का 3 का कौन सा टॉपिक मैंने स्किप किया है। आप लोग भी अपने लेवल पर नोट्स बनाते रहिएगा। जस्ट इन केस अगर मुझसे कभी कुछ मिस हो जाएगा तो आप मुझे रिमाइंड ज़रूर कर देना। और एक मंथ होने के बाद आर्ट एंड कल्चर का जो भी टॉपिक, मतलब हम लोगों ने GS1 का किया है ना, GS1 का विजन के मंथली में जो भी आया था वो भी हम लोग साथ में कवर करेंगे फिर। ठीक है, तो किसी का कुछ छूटेगा नहीं पीछे। ठीक है, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर वो है कि स्टेट्स जो हैं वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, इशू क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे। अच्छा, पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, वो अपने लेवल के ऊपर एजुकेशन के अपने इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। इसकी पावर उनको मिलती है आर्टिकल 30 से। अब आर्टिकल 30 किस में आएगा? फंडामेंटल राइट्स वाले के अंदर आता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। एक दो केसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की एक अलग से लिस्ट बना लो। इस टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली रूलिंग दी थी। इसमें से एक दो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकलेंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और देखना यही कि यही PT 365 में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ोगे ना आपको यही मिलेगा, बिल्कुल मैंने चेक किया है। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे कोर्ट के द्वारा जब वो वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड कर रहे थे। तो अब ये केस क्या था एक्चुअल में, इसके बारे में कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको बेसिकली जानना ये है आर्टिकल 30 के हिसाब से। आर्टिकल 30 हमको ये बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, या तो वो बेशक वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो या फिर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हो, उनके पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? उन्होंने कहा था कि जो गुड क्वालिटी की एजुकेशन होती है उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, चाहे वो माइनॉरिटी की हो चाहे वो मेजॉरिटी की हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट हम ज़रूर करें। जो एसेंस है हमारे आर्टिकल 30 के क्लोज 1 की, वो ये इंश्योर करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, और जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई होंगे। ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटी का हो चाहे वो माइनॉरिटी का हो। ये कहता है आर्टिकल 30 का क्लोज 1। फिर बात आती है कि एक बैलेंस कैसे बनाया जाए कि एक्सेलेंट एजुकेशन भी दी जाए और जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट होते हैं उनको भी बचाया जाए। अब आप समझने की कोशिश करोगे कि ऊपर जो इशू की हमने बात की थी, जो हमने स्किप कर दिया पार्ट, ये क्या होगा। इसलिए मैंने इशू को पहले नहीं बताया था। इशू को डायरेक्टली पढ़ लोगे ना तो फिर कहानी समझने में परेशानी हो। पहले नीचे जो बेस है ना इसका ये जानो। आप लोगों ने सबने लक्ष्मीकांत एक बार तो पढ़ ही ली होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो धीरे धीरे चीज़ें से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर केस नहीं दे रखा हो तो आपको कैसे समझना होगा। कोई ना कोई ऐसा केस की बात चल रही है जहाँ पर ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो अपने तरीके से कुछ एडमिनिस्टर करना चाह रहे होंगे। यहाँ पर बात चल रही है कुछ टीचर्स के अपॉइंटमेंट की। ऐसे मल्टीपल केसेस आएंगे आगे। नीट वाला भी एक केस आएगा, मई के अंदर उसकी जजमेंट आई थी काफ़ी, वो भी दोबारा यही टॉपिक रिपीट होगा हमारा आर्टिकल 30 वगैरह, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया है। अब ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट स्पेशल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का और ये तीनों पार्ट मिलकर एक मेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, और इतने से ये वाला जो पार्ट है ना नीचे मैंने जो सर्कल किया हुआ है, इस पार्ट में आपको मिलेगा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो वो कहते हैं कि एक बैलेंस कैसे बनाएं एक्सेलेंट एजुकेशन का और उसको माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रिजर्व करने का। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को जो माइनॉरिटीज़ है ना उनको जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन करते हैंगे एक्सेलेंस के लिए, उसका पूरा प्रोसीजर बताया इन्होंने। देखो पहले इन्होंने बोला है कि एजुकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। किस किस चीज़ में? सेक्युलर एजुकेशन हो और एजुकेशन। सेक्युलर का मतलब जो धर्मनिरपेक्ष होती है, यानी कि जिसमें किसी एक रिलीजन को ज़्यादा वेटेज नहीं देते पर दूसरे को कम नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है।
और एक होगी एजुकेशन, जिसमें आपको हर एक टाइप की एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली इनका एम है कि हम ये चीज़ भी प्रिजर्व करें कि हर एक पर्टिकुलर रिलीजन का हेरिटेज हो वो भी प्रिजर्व हो, कल्चर भी प्रिजर्व हो, स्क्रिप्ट भी प्रिजर्व हो। देखो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड जो इस्टेब्लिश हुआ है ना, उसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरी चीज़ें कर नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आपको अपना खुद का इंस्टीट्यूशन चलाना है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाना है आप वो चला सकते हो। आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो करना है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ट्रीटमेंट, ये जो मैनेजमेंट होगा ना, कि टीचर्स को कैसे अपॉइंट करना है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अभी मैक्सिमम लैटिट्यूड विल बी गिवन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कीवर्ड है ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, इसको नोट डाउन कर लो। कोर्ट ने रीज़न दिया है कि जो टीचर्स हैं ना, जो रिलीजियस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है, इनको अलाउ कर दिया जाए अगर ये लोग माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ वाले जो होंगे वो एक कम्युनिटी रन कर रही होगी और कम्युनिटी अपने रिलीजन को प्रीच करना चाहती है, दे शुड बी अलाउड। लेकिन अगर कोई ऐसा सेक्युलर रिलीजन है या फिर कोई ऐसा रिलीजन है, मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह होगी जहाँ पर गवर्नमेंट की एडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अलाउ हो रहेंगे, वहाँ पर हमको एक ऐसा टीचर भेजना पड़ेगा जो उस तरह की वो एजुकेशन के ऊपर, वो सेक्युलर एजुकेशन के ऊपर काम करेगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस टाइप का टीचर हो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए और एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में जाकर के प्रीच करे। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में लिंग्विस्टिक, भाषा और रिलीजियस के बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, आप अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो रेस और एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। ये आता है एक्सेप्शन में प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो राइट है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे, ये जो है रिकॉग्नाइज करता है कि उनका रोल क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी अपना एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करके उसको एडमिनिस्टर कर सकती है, लेकिन उनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे अंडर आर्टिकल 30 के क्लोज 1 सब क्लोज ए। ठीक है, यानी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनको स्पेशल राइट मिलते हैं और जो मेजॉरिटी वाले होते हैं उनको स्पेशल राइट नहीं मिलते। तो कौन से स्पेशल राइट्स होते हैं जो इनको मिलते हैं? 30 के क्लोज 1 ए में जो MEI होते हैं, अब MEI क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनका राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होता है। अगर इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन जायदाद है जहाँ पर इनका इंस्टीट्यूशन होता है, उसको अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो उन्हें कंपेंसेशन देना पड़ता है। यानी कि गवर्नमेंट उनको पैसा दे देगी कि ठीक है, हमको ये ज़मीन किसी प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करनी है, आपका यहाँ पर माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन था, अब हमको पैसा दे देते हैं, आप दूसरी जगह पर बना लीजिए। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 के क्लोज 5 में जो MEIs होते हैं इनके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है MEI का, उसके अंदर एडमिशन, जो राइट टू एजुकेशन वाला होता है ना, 6 से 14 ईयर्स का कंपलसरी होता है हर एक स्कूल के अंदर कि आपको इतनी एज तक के बच्चों को 25% आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना होगा। इसमें MEI वाले एक्सक्लूड जाते हैं, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो 25% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को अपने स्कूल या उसमें स्कूल्स में ही एडमिशन दे। सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस है 1992 का, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो MEIs हैं इनके पास 50 सीट्स रिजर्व कर सकते हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी कि इनमें दूसरे लोग भी जा सकते हैं, लेकिन अपनों के लिए फिक्स कर सकते हैं कि 50% बच्चे इनके होंगे, उसके और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने होंगे ही होंगे। TMA पाई और अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो MEIs हैं इनके पास सेपरेट, इनका अपना खुद का सेपरेट एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और मेरिट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि टेस्ट वगैरह लो, उसमें जो ऊपर आए उनको दो। ठीक है, प्लस में इनके पास एक सेपरेट फ़ी स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो कैपिटेशन फ़ी चार्ज ना करे। कैपिटेशन फ़ी का मतलब होता है कि आप एक इलीगल तरीके से जो रेगुलर नॉर्म्स होते हैं का रूल्स होते हैं उसके बियॉन्ड जाके कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हो आप। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है 8th शेड्यूल को लेकर के। अच्छा, ये शेड्यूल कौन सा है, इसका नाम कैसे याद हो? ऊपर ये जो आर्टिकल 30 था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह कैसे याद हो? इन सब के ना मैंने निमोनिक्स प्रोवाइड किए हैं PDF के अंदर। PDF की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और वीडियो की लास्ट में 10 मिनट्स के अंदर भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो।
एट शेड्यूल क्या है आप लोगों को पता होगा। हमारा जो एट शेड्यूल है इसके अंदर हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल 344 का क्लोज 1 और 351। अच्छा, ये आर्टिकल के नंबर भी याद होते हैं नहीं होते हैं यार, आप लोगों को पता होगा ना, इनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसमें इतना ऐड कर दो तो वो वाला आर्टिकल बन जाता है, उतना ऐड करो स्टेट गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्विक नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर, जो निमोनिक सेक्शन है ना उसमें ये सब प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें याद करनी आपको। जनरली टॉपर्स बताते रहते हैं, सबने ऐसे ही याद किए होते हैं। तो 22 लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं हमारे पास, ठीक है। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 4 ऐड भी हुई थी, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है। और इसी के बारे में भी बात की जा रही है कि तुल्लू एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो द्रविड़न एरिया है ना हमारा, द्रविड़ लैंग्वेज यानी कि जो साउथ इंडिया की तरफ जो ये हमारा एरिया कौन सा पड़ता है इसमें, दक्षिण कन्नड़ का, उडुपी है कर्नाटका के अंदर, नदन पार्ट है, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, ठीक है। रिवर पायस्वानी तक और चंद्रगिरी तक, ये जो रीजन है द्रविडियन एरिया है, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसको क्यों ऐड करवाना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें मोर देन 18 लाख के आसपास लोग जो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें मणिपुरी और संस्कृत है, उनसे ज़्यादा स्पीकर हैं इस लैंग्वेज के, ठीक है। जो रॉबर्ट कैडवेल थे 1814 से 1891 में अपनी बुक के अंदर बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं द्रविडियन फैमिली की है तुलु लैंग्वेज, ठीक है। तो तुल्लु जो है द्रविडियन की लैंग्वेज है, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको बोलते हैं सप्त भाषा संगम भूमि। सप्त भाषा यानी कि 7 भाषाओं का संगम यानी कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। ये थोड़े बहुत हिंदी वर्ड आपको, अच्छा एक बात बिल्कुल ध्यान रखना भाई, कुछ लोग ना गलतियाँ कर जाते हैं। कभी कभी आपको जीएस में या फिर एसए में जब आंसर लिखने होता है ना, कोई हिंदी की लाइन यूज़ करनी होती है, तो इस तरीके से यूज़ करना भाई। इसको बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना। हिंदी को जो एक्चुअल तरीका होता है हिंदी का, वो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। और हिंदी वालों के लिए भी यही बात है, अगर उनको हिंदी में कोई इंग्लिश की चीज़ लिखनी है उनको रोमन स्क्रिप्ट में नहीं, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखनी है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करके दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को लिखने को बोलते हैं, उसी सेम स्क्रिप्ट में रखना। तो सप्त भाषाओं का एक संगम है, सप्त भाषाओं में से एक है तुल्लू। कहाँ पर, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये संगम होता है। अपनी नोट्स बनाते रहना ऐसे ही, मैंने कल आप लोगों को बताया था नोट्स का तरीका। जो इस वीडियो को पहली बार देख ले, पिछले वाली सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, पहली वाली को देखो, स्टार्टिंग के 10 मिनट में बता रखा है। डिमांड क्यों कर रहे हैं, अब ये टॉपिक आपको याद हो जाना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैंने कल आप लोगों को उसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज बनने के बाद क्या फ़ायदा होता है जब 8 शेड्यूल में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं तुल्लू को साहित्य अकादमी से रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तुल्लू की जो बुक्स होंगी वो बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलएज होते हैं, पार्लियामेंट में और असेंबलीज वगैरह के अंदर इस लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम के अंदर इस लैंग्वेज को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये सारे के सारे फ़ायदे होते हैं। ये डेटा है नोट डाउन करने के लिए। 2001 का जो सेंसस है वो कहता है कि इंडिया में 30 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसको मोर देन 1 मिलियन लोग बोलते हैं ईच लैंग्वेज को, ऑलराइट। इसके अलावा हमारे पास 122 लैंग्वेजेस हैं जिसको तकरीबन 10,000 लोग एक और एट द टाइम बोल सकते हैं, मतलब तकरीबन 10,000 लोग एक लैंग्वेज को बोलते हैं। ऐसी हमारे पास 122 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा तकरीबन 1599 हमारे पास डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बहुत छोटे रीजन तक स्पेसिफिक होते हैं वो डायलेक्ट्स। काइंड ऑफ भाषा ही होती है लेकिन बहुत छोटे रीजन की होती है वो। फिर ये कह रहा है कि इंडिया को अपना जो प्लेथोरा ऑफ लैंग्वेजेस है, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लो कीवर्ड के लिए, इसको अकोमोडेट करना चाहिए, इसको सेव, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, अपनी कल्चरल डिस्कोर्सेज में और एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस में। मैं कहूँगा ये वाली लाइन जो है ना, ये जो क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड होता है ना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। राइट टू कंजर्व कहाँ से आता है हमारा, आर्टिकल 29 है, वही मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स का है, ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे। वहाँ पर बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सिटीजन्स है हमारे, उन सबको उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज वगैरह को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को एक राइट प्रोवाइड करता है कि उसको कंजर्व कर सकें वो। अब ये आर्टिकल भी अगर आपको याद नहीं होते हैं कि अब कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा डीपीएसपी वगैरह, इसका भी मैंने उसमें जो निमोनिक सेक्शन है वहाँ पे बता रखा है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, क्यूरेटिव पिटिशन। इसको हम लोग स्किप करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल टाइम्स आएगा, आई थिंक ये 5-6 बार और आएगा। जो प्रशांत भूषण वाला जो केस हुआ था ना, मैंने करवाया भी था डेली वाले में, पर अभी दोबारा जब आएगा ना तब करेंगे, और ऐसी वाले में कराएंगे जहाँ पर ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ हो। यहाँ पर अभी इतना डिटेल में नहीं है, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया, आप भी नोट डाउन कर लो कि क्यूरेटिव पिटिशन हम लोगों को करना है। ये करते हैं, ये सही चीज़ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर जो ये केस था, मैं आपको पहले केस बता देता हूँ।
कुछ टॉपिक्स में हम केस पहले पढ़ रहे हैं, कुछ में हम इशू को हम बाद में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने 4 एकड़ की एक ज़मीन ले ली थी एक पर्सन से वहाँ के हामिरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1967 में। क्यों? सड़क बनाने के लिए। और 52 ईयर्स के बाद तक भी उनको, वो जो लेडी थी, उनको उसका कंपेंसेशन नहीं मिला था, यानी कि जो मुआवजा देना था कि ज़मीन ले ली है उसका कुछ पैसा, वो 52 ईयर्स तक नहीं मिला था। जो अपील करने वाले थे उनको अपने राइट्स का पता नहीं था, ठीक है, कि इनको कोई हक भी होता है अपनी ज़मीन का, ठीक है। तो उन्होंने कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह फाइल नहीं की थी। तो जब हाई कोर्ट ने उनकी फिर बाद में प्रोसीडिंग्स वगैरह को टर्न डाउन कर दिया था, तो उसके बाद वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो एक बार राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, फिर हम ऊपर चलेंगे टॉपिक के ऊपर। राइट टू प्रॉपर्टी, अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, ठीक है। यही ऐसा ही आया था कि फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी करके, ठीक है। और 2018 में एक प्रीवियसी को लेकर क्वेश्चन भी आया था, राइट टू प्रीवियसी को लेकर। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था ना वीडियो में कि कैसे सर्च करने होते हैं क्वेश्चंस, मैंने भी अभी सर्च किया और मुझे दिखाई दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर 2017 में मेंस में आया है, और राइट टू प्रीवियसी को लेकर 18 में ही आया था प्रीलिम्स के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ था कब? 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। अब ये तो 42nd और 44th CAA जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ये बड़े मेजर हैं, ठीक है। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, ऐसे ही कई बार रिपीट होंगे, आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल 300A जो है वो, उसमें क्या होता है कि स्टेट्स को एक ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, अथॉरिटी को, अगर किसी इंसान से उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेना हो तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब एक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट भी बन गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि जो सिटीजन्स का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने का, वो एक ह्यूमन राइट होता है, और जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके बिना कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए बिना और कोई अथॉरिटी के बिना वो उसकी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए थे कोर्ट ने। जो स्टेट है उसको ट्रेस पास नहीं कर सकता, ठीक है। इवन एडवर्स पोजेशन के अंदर, एडवर्स पोजेशन के अंदर क्या होता है कि अभी सिचुएशन ऐसी कि रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, पोजेशन लेना पड़ेगा, यहाँ से तो सड़क निकलेगी, यहाँ पर नदी का नाला बनाना है, फलानी चीज़ करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी भी तरीके की ग्रैबिंग को अगर आप करोगे तो अगर आप मतलब प्राइवेट लैंड को क्रॉप करते हो, क्लेम करते हो उसको अपना, तो आप एक एनक्रोचर कहलाए जाओगे अगर आप इस तरीके से करते हो। तो एनक्रोचर मतलब जो कब्जा करने वाले होते हैं। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है। ये जो थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, थर्ड पॉइंट को लेकर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे का टॉपिक बन सकता है, वेलफेयर स्टेट राइट टू प्रॉपर्टी करके, या फिर मेंस का तो बहुत डायरेक्ट बन सकता है इसमें। वेलफेयर स्टेट को परमिट नहीं कर सकते इन द प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन। तो पहले ये जानो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन क्या चीज़ होती है। जो टॉप कोर्ट है उन्होंने रेफर किया था 2019 के अंदर, ठीक है। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन है, जिसके एक अंदर एक इंसान जो कि किसी भी पर्टिकुलर ज़मीन का या फिर घर का ऑनर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो उसकी पोजीशन में आ जाती है क्योंकि उसके पास 12 साल तक उसके अंदर रहती हैगी, जिसमें जो, और मतलब आप एक उस ज़मीन पे 12 साल तक रहते हो तो वो आपके अंडर में आ जाती हैगी, ठीक है। इवन आप किसी रेंट वाली अगर किसी जगह पे रह रहे हो तो आप 12 साल तक उसका रेंट पे कर रहे होते हो ना, तो एज़ पर द रूल्स आपने इतने सालों में इतना पैसा दे दिया होता है कि वो अब ज़मीन अब आपके नाम हो सकती हैगी। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन करके। इशू क्या था हमारा? यही था, हाँ। तो उसने ये कहा था कि जहाँ पर एक ट्रेस पासर है, ट्रेस पासर मतलब जो उसका ऑनर नहीं होता लेकिन उसके अंदर कब्जा करने की कोशिश करता है, एक पर्सन जो कि गिल्टी होता है टोर्ट का। टोर्ट मतलब होता है कुछ गलत करना, रॉन्ग करना, या फिर कुछ क्राइम वगैरह किया हो, या फिर उसको लीगल टाइटल मिल गया होगा ऐसी प्रॉपर्टी का 12 साल के अंदर अंदर। तो स्टेट परमिट नहीं कर सकता अपने उस टाइटल को किसी ऐसी लैंड के ऊपर, स्पेशली जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन भी हो, उस लैंड को ग्रैब करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक ह्यूमन राइट है, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उस प्राइवेट लैंड को पोजेस करने के लिए। ये भी आएंगे, रिपीट तो होंगे, बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर और स्टेट्स का जो डिस्प्यूट्स है आर्टिकल 131 का, इसमें ये हुआ था कि जो, अब ये भी हमको पढ़ना नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो बता देता हूँ, ये आर्टिकल 131 बहुत ज़रूरी है। जो हमारा अभी जनवरी का हम पढ़ रहे हैं, जनवरी 2020 में तो CAA को लेकर बहुत सारे वो हल्ला हो रहा था, तो केरला ने कोशिश की थी उसके अगेंस्ट में एंटी CAA का एक रेजोल्यूशन पास करने की। ये हमें पढ़ना नहीं, हमको ये पढ़ना आर्टिकल 131 क्या है।
आर्टिकल 131 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी। ओरिजिनल का मतलब होता है कि कोई मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से उसमें कोई डिसीजन बता सकता है। अपील का मतलब होता है कि किसी कोर्ट वगैरह से अपील होकर उसके पास जो कोई रिक्वेस्ट आती है। एडवाइजरी का मतलब होता है प्रेसिडेंट वगैरह को एडवाइस करता है जो, ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर। तो यहाँ पर 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर। उसमें क्या होगा कि कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर में और स्टेट्स के बीच में, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई स्टेटमेंट दे सकता है। क्राइटेरिया क्या होता है क्वालिफाई करने के लिए कि भाई कोई जो डिस्प्यूट है वो आर्टिकल 131 के अंदर आता है या नहीं है। नेसेसरली वो स्टेट में और सेंटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट होना चाहिए जहाँ पर एक लीगल राइट का एग्जिस्टेंस हो, स्टेट या फिर सेंटर में से, दोनों में से किसी की भी साइड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पर मैंने अभी टिक किया हुआ है ना। 1978 के जजमेंट में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जस्टिस PN भागवती ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक स्यूट यानी कि आर्टिकल 131 के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर जो स्टेट है वो ये नहीं दिखा पाता कि जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है, लेकिन वो ये बता पाता है कि जो डिस्प्यूट है उसमें एक लीगल क्वेश्चन ज़रूर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ये प्रूव कर पाओ कि आपको ये लीगल राइट है या नहीं है, लेकिन आपको ये दिखा देते हो कि यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन की बात आई है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को वो अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 131। तो ये आर्टिकल 131 आपको याद होना चाहिए, भी कई बार रिपीट होगा ये भी, पर अच्छा था तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कर देते हैं, बार बार आएगा तो फिर रिपीट कर लेंगे। एक बात मैं बतानी भूल गया था इसके अंदर, जो लास्ट पॉइंट था आर्टिकल 131 का, इसको पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। अगर स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं डिफरेंट पार्टीज़ के द्वारा, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग आर्टिकल 131 का यूज़ नहीं कर सकते। पावर ऑफ स्पीकर्स क्या होती है अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये होता है हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, ठीक है। शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, निमोनिक्स वगैरह की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इजी हो जाएगा। पहले थोड़ा सा ना 10th शेड्यूल को देखते हैं, फिर ऊपर वापस आएंगे कि स्पीकर की पावर का क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। तो हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था 1980। अच्छा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत रिपीट होगा, पर इसको मैं हर बार करवाऊँगा, रीज़न बीइंग ये लोगों को याद नहीं हो पाता, इसलिए ये वाली चीज़ ऐसी मुझे हर बार करवानी पड़ेगी। 52nd अमेंडमेंट था 1985 में, एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, इसके कारण हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। मतलब क्या है, आप अगर पार्टी A से बिलोंग करते हो, ठीक है, और एक पार्टी B है, और आप पार्टी A में आप एक MP हो, यानी कि आपके पास एक पोजीशन है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन अगर आप मान लो चेंज कर लेते हो पार्टी को, आप B में चले जाते हो, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है कि एक ही तरफ से कोई एक इंसान X आपके अगेंस्ट में ये एंटी डिफेक्शन की रिक्वेस्ट डालेगा, तो आपसे ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पोजीशन होती है ना, ये छीन ली जाती है। इसको बोलते हैं कि आपने डिफेक्ट किया था, ठीक है ना, आप यहाँ से गए, आपने हमको डिफेक्ट कर दिया, तो हम आपसे आपकी पोजीशन छीन लेते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। ये बात को समझने की कोशिश करना, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो एक मेंबर जो हाउस का बिलोंग करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकता है, या तो वो अपनी मर्जी से ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे कि नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी उसके अगेंस्ट में रिक्वेस्ट डाल सकता है, फिर स्पीकर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं फाइनल, ठीक है। उसी की पावर के बारे में हम लोग ऊपर बात करेंगे। या फिर जब भी किसी बिल वगैरह के ऊपर वोटिंग होती है तो वोटिंग नहीं करता हो, ठीक है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, या तो कोई अब इलेक्शन जब होते हैं तो पार्टी में होते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं वो भी इसमें ट्राई करते हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट होता है लेकिन वो इलेक्शन होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट रूल है, नहीं, किसी को उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता है, नॉमिनेशन तो आप लोग समझते होंगे ना, जैसे जो राज्यसभा होती है उसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मैंने उसका पहले ही बताया हुआ है एक आप लोगों को निमोनिक क्लास वर्ड से, ठीक है ना। तो कल्चर की तरफ से, या फिर लिटरेचर हो गया, और आर्ट एंड साइंस हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन फील्ड से आते हैं वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता है, जैसे कि हमारे जो रंजन गोगोई जी थे वो नॉमिनेटेड मेंबर बन गए थे, ठीक है। तो वो एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 6 मंथ्स के बाद, जब भी वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनता है उसके 6 महीने बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है।
कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि मान लो पार्टी ए है, पार्टी ए में हमारे पास 90 पीपल हैं और पार्टी बी में हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, मान लो 500 है, मान लेते हैं बस, ठीक है एग्जाम्पल। अगर इसके 2/3, अब 90 का 2/3 कितना होता है 60, तो वो कह रहे हैं कि अगर 60 लोग होंगे, इसके 60 मेंबर्स इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चले गए बी के अंदर, तो यहाँ पर जो बच गए जो 30, ठीक है, उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। आप लोग सोचो कि बच्चे के ऊपर कैसे लगेगा, ठीक है, बच्चे के ऊपर इसलिए लगेगा क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर आ गई ना, 30 + 60 थे, 2/3 तो यहाँ आ गए, यहाँ बच गए 1/3, तो 1/3 के ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि ये लोग जब इससे मिल गए हैं तो ये कह सकते हैं भाई तुम भी क्यों नहीं आए हमारे साथ, अगर तुम या तो तुम्हारे साथ ही आ जाओ, उस बी वाली पार्टी में चलते हैं, नहीं आओगे तो जो तुम 30 लोग बचे हम तुम्हारे खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देंगे। लेकिन रूल क्या कहता है कि नहीं, अगर आप 2/3 से मेजॉरिटी से पार्टी करके गए हो तो इनके ऊपर आप एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। या फिर कोई मेंबर जो इलेक्ट होता है और उसके बाद वॉलंटरली अपनी गिव अप कर देता है मेंबरशिप पार्टी की और रिजॉइन करता है, तो भी आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस, ये वाली कोई इतनी खास चीज़ नहीं, ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपको समझना था। अब हम चलते हैं कि पावर क्या होती है, ठीक है। ठीक है, सजेशन आई थी कि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेशन दी। अब देखो जब डिफेक्शन हो रहा होगा ना, तो जो डिफेक्शन करवाएगा कोई भी मेंबर हो सकता है, वो रिक्वेस्ट लगा सकता है, ठीक है, कि इसको डिफेक्ट करना है। तो जो स्पीकर होते हैं उनके पास टाइम होता है, उनको सब सेटलमेंट करना होता है, कमेटी वगैरह बना करके उसको जज करना, पूरा प्रोसीजर होता है लंबा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा हो, यानी कि उसमें स्पीकर भी इनरोल्ड ना हो, ऐसा कुछ बनाते हैं। क्योंकि स्पीकर को एनरोल क्यों नहीं करना चाहते, वो कहना चाह रहे हैं कि स्पीकर जो ये भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करता है ना। अभी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ये हैं तो बीजेपी के ही। तो मान लो अगर कोई दूसरी पार्टी से अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ओम बिरला है उनका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रहेगा बीजेपी वालों को सपोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट हो। इस चीज़ की हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो तो पार्टी से बिलोंग कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इम्पार्शियल कि ओनली जो स्विफ्ट और इम्पार्शियल डिस्क्वालिफिकेशन होगा, इसके कारण क्या होगा कि रियल टीथ मिलेगा टू द 10th शेड्यूल। यानी कि अब रियल टीथ वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि एक इनफ सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, एक वैलिड सपोर्ट मिलेगा 10th शेड्यूल को अगर हम लोग इसको इम्पार्शियल करते हैं। इम्पार्शियल कैसे करेंगे, जब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस चीज़ को लेकर के और आगे फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो एक रीजनेबल पीरियड होना चाहिए किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन केस को फाइनल डिसीजन तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो है वो 3 मंथ्स का पीरियड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द ईच केस वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक रीजनेबल पीरियड रखो आप। नीचे मैंने सारा आपको डिटेल में बता ही दिया। 71st रिपब्लिक डे के बारे में आपको क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। गेस्ट ऑफ द ऑनर जो थे वो बोल्सोनारो थे, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे। इससे पहले 1986 में आए थे, 2004 में थे। ये कहीं एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता एक्चुअली, तो इस चीज़ के बारे में क्यों पढ़ना है। 26 जनवरी क्यों होता है आपको पूछा कहीं नहीं जाएगा, बस पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी यही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस दिन पूर्ण स्वराज के दिवस की एनिवर्सरी बनाई जाती है। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने जो 1947 में हमको इंडिपेंडेंस दे दी थी, उसके बाद इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स के अंदर एक डोमिनियन था, ब्रिटिश क्राउन के अंदर रिपब्लिक नहीं हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से गणतंत्र नहीं होता, सारा का सारा रूल अपना नहीं था। बहुत हद तक हमारे पास पावर किसकी चल रही थी, डोमिनियन में उनके अंडर चल रहे थे ब्रिटिश क्राउन के। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने पहले बना लिया था ना, 26 नवंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हम लोग थोड़े दिनों के बाद इनेक्ट करेंगे, फुली इसको जो रूल में लेके आएंगे वो 26 जनवरी को करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे पहले 26 जनवरी को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस की स्थापना की थी कुछ सालों पहले, तो उसकी एनिवर्सरी रखने के लिए हम लोगों ने ये दिन कर लिया था। परेड में कौन कौन आए थे, क्या करना है इनका जान के। केरला पहला स्टेट बन गया जिसने NTCAA रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब केरला पहला स्टेट बन गया था, इसमें आपको पता ही होगा CAA लॉ क्या था, ये भी आपको पता ही है, 2019 के अंदर आया था। NRC और NPA वाला भी आपको पूरा डिटेल में, ये तो सब ने पढ़ ली होंगे यार, मैं दिसंबर में पढ़ा रहा हूँ अभी। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, ठीक है। ये कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज़ है OCI वालों के कार्ड होल्डर्स होते हैं, अगर वो वॉयलेट करते हैं तो वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे।
क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे थे? वो बोल रहे थे कि जो इलीगल इमिग्रेशन आप कर रहे हो ये रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हो, गलत है। जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है उनको थ्रेट हो सकता है। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी जा रहा है ये, कई चीज़ें थी। ये तो हो ही चुका है, इसके बारे में एक्चुअल में यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सतलुज यमुना लिंक ये रिपीट भी होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप उसको भूल जाओगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये। तो इसकी कहानी थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट करते हैं पहले। अनडिवाइडेड पंजाब जो था ना, 1955 के अंदर एक एक्ट बना था जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि भाई ये जो सतलुज और ये जो यमुना है ना, इनको जोड़ देते नहीं। सतलुज ब्यास का जो पानी था ना वो पंजाब के अंदर आया करता था, ठीक है। और पंजाब तो था ही ऑब्वियसली, वहाँ से राजस्थान भी जाया करता। उस टाइम क्या था, हरियाणा और पंजाब थे एक, ठीक है। 1966 के अंदर हरियाणा का डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से बात बनती है कि अब हरियाणा के अलग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो हरियाणा को पानी अलग से दिया जाए। तो बात ये हुई कि सतलुज और यमुना को जोड़कर एक कैनाल बना देते हैं, ठीक है। तो जब अनडिवाइडेड था, जब दोनों साथ में थे हरियाणा और पंजाब, तो पानी जाया करता था 7.2 मिलियन एकड़। अभी MAF क्या था मैं भूल गया, ऊपर लिखा होगा ना, मिलियन एकड़ फ्लो, ठीक है। तो 7.2 MAF जाएगा, पहले था। जब डिवाइड हो गया तो बात ये देखी गई, जो लॉ वगैरह डिसाइड किए थे उसमें ये इशू किया गया 1976 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को देंगे हम लोग 3.5 7.2 में से, और जो बचा होगा वो पंजाब के पास जाएगा। पंजाब इस बात को अपोज करता आ रहा था, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर? साइटिंग द राइपेरियन प्रिंसिपल्स। राइपेरियन प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं कि जिस ज़मीन के आसपास जो वाटर रिसोर्स होता है वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका एक अपना राइट होता है उस पर्टिकुलर वाटर के ऊपर, उन रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये मुद्दा कई बार उठा है, ठीक है। तो एक इराडी ट्रिब्यूनल बना था जिसको हेड किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने, V बालाकृष्ण इराडी। ये सेटअप किया गया था कि दोबारा से रीअसेस करते हैं। तो इस ट्रिब्यूनल ने 1987 के अंदर रिकमेंड किया कि जो शेयर है ना पंजाब हरियाणा का, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। 5 MAF दे दिया जाए पंजाब को और 3.83 दे दिया जाए हरियाणा को, और बाकी का जो पानी जाए वो आगे फिर पास ऑन हो जाएगा। तो इसको इनेबल करने के लिए हरियाणा इस शेयर को, जो पानी को शेयर लगे, कैनाल बनाने की बात की गई थी। अब वो कैनाल अभी तक बनी नहीं है वैसे, ठीक है। हरियाणा ने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था 1980 तक। हरियाणा ने ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर लिया, हरियाणा का काम पूरा हो गया था, लेकिन पंजाब ने नहीं किया था। टोटल जो उसकी लेंथ थी 214 किलोमीटर की थी, ठीक है। और इस 214 किलोमीटर से 122 किलोमीटर की जो थी वो पंजाब में थी और 92 किलोमीटर की हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा का काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन पंजाब बार बार वही बता रहा था। पंजाब का रीज़न ये था कहने का, अभी रिसेंटली भी जो हुई थी मीटिंग उसमें ये कहा गया था पंजाब के द्वारा कि हम आपको पानी इसलिए नहीं दे सकते कि पंजाब के अंदर बहुत सारी खेती होती है, हमारा पानी वैसे ही बहुत कंज्यूम हो चुका है, हमारा वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत नीचे जा चुका है, और वैसे भी पंजाब जो है वो पूरे कंट्री को, पूरे इंडियन टेरिटरी को फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, तो पानी भी क्यों प्रोवाइड करें हम। तो ये कनाल अभी तक बनी नहीं है। इन्होंने 2016 में ना एक एक्ट आया था, पंजाब की जब नई गवर्नमेंट बनी थी, अमरिंदर सिंह वाली एरिया सब, तो इन्होंने एक एक्ट बना के निकाला था कि जो ज़मीन थी जिसको बनाने के लिए कैनाल का, जो फार्मर्स की ज़मीन ली गई थी और उसके अगेंस्ट में जो पैसा दे दिया गया था किसानों को, इस गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि उस कैनाल को दोबारा से बंद कर देंगे और जिस किसान की जो ज़मीन थी ना उसको वापस मिल जाएगी, और पैसा भी रखो जो मिल चुका है और वो ज़मीन भी ले लो वापस। ये इन्होंने अपना रूल बनाया था। तो ये मुद्दा चल रहा है अभी, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है, और पंजाब बार बार मना कर रहा है, हरियाणा डिमांड कर रहा है, लेकिन अब ये कई बार आएगा रिपीट होके, ठीक है। तो दोबारा समझेंगे, इसलिए बताया क्योंकि वरना भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थोड़ी बड़ी चीज़ है लेकिन ज़रूरी है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 2019 में जो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको रिमूव किया गया था, उसको लेकर गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन्स कर दिए थे। तो उसी चीज़ के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था इंटरनेट शटडाउन्स को लेकर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर, इसको स्किप मत करना, ठीक है। इशू क्या था, बहुत सारे पार्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के जहाँ पर लॉकडाउन के अंदर फॉर 5 मंथ्स उस समय हो चुके थे, कोई इंटरनेट नहीं था और मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। इंटरनेट शटडाउन जो कश्मीर में हुआ, ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट रहा है अब तक का। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। जो अर्स्ट वाइल स्टेट था, अर्स्ट वाइल वर्ड का मतलब होता है कि इससे पहले जो था, पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, अब क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना, अब तो यूनियन टेरिटरीज हो गई है। तो अगस्त 5 को जब इन्होंने रिवॉक किया था आर्टिकल 370 को, ठीक है। तो जो वर्डिक्ट है उन्होंने कहा है कि एक फ्रेमवर्क कि कैसे इंटरनेट को सस्पेंड किया जाना चाहिए और कौन से राइट्स और लीगल रिसोर्सेज हैं वो सस्पेंड किए जाना चाहिए, इसके इम्प्लीकेशन के अंदर बात की हैगी, ठीक है। इशू मैंने आपको बता दिया।
अब कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को बोला था कि जो राइट टू एक्सेस इंटरनेट है ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकती हैं जो कि हर एक फंडामेंटल राइट में हो सकती हैं। ऑल राइट, इसको इंक्लूड किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रेस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट की, ये किसी भी तरह की आर्बिट्रेरी पावर्स के अंडर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मनमानी की जो पावर होती है, ताकत। ये जो फ्रीडम्स होती हैं इनको सिर्फ आप एक रेस्ट्रिक्टेड टू ए लास्ट रिसोर्ट इफ रेलेवेंट फैक्टर्स हैव बीन कंसिडर एंड नो अदर ऑप्शंस आर, यानी कि आप इंटरनेट को तभी सस्पेंड कर सकते हो, आप किसी की जो राइट टू फ्रीडम वाला ये जो पर्टिकुलर केस होता है तभी सस्पेंड कर सकते हो जब आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है लेकिन कोई अब ऑप्शन बचा ही नहीं है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और कोई भी ऑर्डर जो पास किया जाएगा, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करता हो और सस्पेंड करता हो जुडिशियल स्क्रूटनी को, वो भी होगा जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, कोई भी ऐसा आप आदेश दे देते हो और फिर ये कह देते हो कि नहीं, इसका कोई न्यायालय जो है इसके अंदर जांच पड़ताल नहीं कर सकता, वो चीज़ जांच पड़ताल के अंडर ही आती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सस्पेंशन होती है इंटरनेट के इंटरनेट सर्विसेज की, ये एक तरीके से हमारे जो टेलीकॉम रूल्स हैं उनका वायलेशन भी है। सेक्शन 144 क्या कहता है? सेक्शन 144 को ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सेक्शन 144 को लेकर। उन्होंने कहा कि आप सेक्शन 144 को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके की लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, या फिर किसी के भी ओपिनियन को सप्रेस करने के लिए, या फिर उनके डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह को सप्रेस करने के लिए। जब सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। एप्रीहेंडेड डेंजर मस्ट बी इन इमरजेंसी, यानी कि पुलिस के द्वारा कोई ऐसा जताया गया हो कि भाई खतरा हो सकता है, ऐसे केस के अंदर ही आप इस तरीके के सेक्शन को इम्पोज कर सकते हो 144 को। जो इम्पोजिशन होता है सेक्शन 144 का, इसमें एक बैलेंस बनाना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं और जो स्टेट के कंसर्न है, दोनों को बैलेंस बना के चलो। ये भी नहीं कि भाई इंडिविजुअल के पास तो राइट है तो सस्पेंड कर ही नहीं सकते, और ये भी नहीं कि स्टेट को खतरा है लेकिन इंडिविजुअल के राइट है तो वो खतरे के ऊपर हम लोग एक्शन ले नहीं सकते। दोनों को करो। जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 144, इनको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए एक रीजनेबल और बोनाफाइड मैनर में। बोनाफाइड का मतलब होता है इन द ट्रू फेथ, एक भरोसे के साथ, एक ट्रस्ट वर्दी मैनर के अंदर, ठीक है, ताकि जो जुडिशियल रिव्यू के लिए जो स्टेट्स के सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो स्टेट के सारे मटेरियल फैक्ट है वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सके। ऐसा नहीं कि आप जुडिशियल रिव्यू से चीज़ों को बाहर रख दोगे। तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस जो वर्चुअली एब्रोगेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, पैरालाइज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत तरीके से आप लोगों ने ये जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के उनके लाइफ को आपने सप्रेस करने की कोशिश की है, वहाँ की इकॉनमी को आप लोगों ने डाउन लाया है, बिजनेसेस में प्रॉब्लम आई है, ट्रेड में आई है, ठीक है। और ये अब तक का इंडिया जो है इंटरनेट शटडाउन्स में ग्लोबली टॉप पे आता है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ट्रैकर की एक रिपोर्ट कहती है कि 2012 से लेकर 2019 तक इंडिया में टोटल 381 शटडाउन्स किए गए थे, और उसमें से 106 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 2019 में ही किए गए थे। प्रोसीजर क्या है गवर्नमेंट का जब भी हमको कोई इंटरनेट को सस्पेंड करना होता है तो क्या प्रोसीजर होता है? कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि IT एक्ट हो गया, CRPC एक्ट हो गया, टेलीग्राफ एक्ट हो गया। इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने के लिए तीनों एक्ट्स को कंसिडर करना होता है। 2017 से पहले जो इंटरनेट सस्पेंशन था ना, वो अंडर सेक्शन 14 आता था CRPC के ही, ठीक है। लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि एक एक्ट बनाया था, ये वाला टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज फॉर पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स अंडर टेलीग्राफ एक्ट। ये गवर्न करेगा कि इंटरनेट को कैसे सस्पेंड करना है। अब ये जो रूल्स हैं इनको पावर कहाँ से मिलती है? इनको मिलती है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट से, सेक्शन 5 के क्लोज 2 से, जो बात करता है कि कैसे किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट करना है अगर वो मैसेज कंट्री के जो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है और सिवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बार अपनी सेक्शन 144 की पावर को यूज़ किया है इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए, यानी कि रूल होने के बाद भी गवर्नमेंट ने 144 को यूज़ किया है। जजमेंट क्या बोलता है कि कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए? कोर्ट ने रीऑर्गेनाइज किया है, कहाँ उड़ गया, हाँ, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो 2017 के जो रूल्स हैं सिर्फ यही प्रोसीजर है जिनको फॉलो किया जाना चाहिए इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करने के लिए। ये नहीं कि आप कभी कभी 144 को भी यूज़ कर लो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक इमरजेंसी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो पब्लिक सेफ्टी हो। फिर इस वर्डिक्ट ने उनको दोबारा से रीआइट्रेट करने का मतलब होता है दोबारा से
याद दिला देना, यानी कि रिपीट करना एक ओपिनियन को, स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा है कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सस्पेंशन रूल्स के अंदर। तो सस्पेंशन रूल्स के अंदर अथॉरिटी किसको बनाया हुआ है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 2017 का एक्ट है, जो सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उनके पास ही पावर होती है, वो साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। और जब ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद इसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, वो जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि इन केस ऑफ कन्फर्मेशन डज नॉट कम, अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कन्फर्मेशन नहीं आती है तो ये जो ऑर्डर होता है सस्पेंशन का, ये 24 घंटे बाद सीज होगा, यानी कि बंद हो जाएगा, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। पर क्लियर रीजंस होने चाहिए आपके पास, ठीक है, और एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो नेक्स्ट वर्किंग डे में उस पूरे के पूरे डिसीजन को रिव्यू करेगी। अब वो कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कोई भी एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी समथिंग विच डेफिनेटली टेक्स इनटू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज का जो एक्ट है 2017 का, देयर ऑल्सो स्टेट दैट एनी ऑर्डर शुड बी टेकन अप बाय रिव्यू कमेटी विद इन 5 days। 5 दिन के अंदर अंदर कोई भी कमेटी होगी, उसको ये जो डिसीजन था इसको रिव्यू करना चाहिए कि ये जो सस्पेंशन किया गया है ये ठीक है भी या नहीं। नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। NIA का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो NIA जो है, ये 26/11 का जो अटैक हुआ था ना हमारा, उसके बाद बना था। हम लोगों ने एक एक्ट बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट, और इसके बाद निकल के आया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, उन्होंने कहा था भाई ये जो NIA एक्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो कैसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि NIA एक्ट है क्या। 26/11 की मुंबई अटैक के बाद एक काउंटर टेरर एजेंसी बनाई गई थी, इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी, ठीक है। इसके कारण जो NIA है ये एक ट्रूली फेडरल एजेंसी बन गई थी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर FBI है, और इसकी जो पावर है वो CBI से ज़्यादा है। ध्यान रखना, NIA की पावर CBI से ज़्यादा है। NIA के पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस की। इसका मतलब ये होता है, मतलब पूरा पढ़ाता हूँ, ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर अ केस टू एंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट पीपल। यानी कि आप सिचुएशन की डिमांड को देख करके आप एक्शन ले सकते हो। आपको एजेंसी को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए उनको परमिशन चाहिए, तो पहले क्या होगा कि CBI वगैरह को वहाँ के DGP से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन NIA को पूरी पावर दे दी गई। आप किसी भी स्टेट में जा करके काउंटर टेररिज्म को लेकर के कोई भी एक्ट आपको करना चाहे, किसी को अरेस्ट करना है, आप कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप डिसीजन ले सकते हो, सुओ मोटो। छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्शंस क्या हैं इसके ऊपर? उन्होंने अपने पिटीशन में कहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट करता है, और स्टेट के मुताबिक जो 2008 का एक्ट है, यहाँ पर सेंटर ने एक एजेंसी बना दी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है स्टेट पुलिस का। तो पुलिस जो है आपको पता ही है, जो 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी स्टेट लिस्ट में आती है। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड की है ना, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के लास्ट में भी है, उसमें मैंने ये सारे शेड्यूल की जो लिस्ट है ना, इसको बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में बता दिया है। तो 3 मैंने सेक्शन ऐसे क्रिएट करके आप लोगों को दे दिए हैं, ताकि आपको पूरे सेंटेंसेस याद ना करने पड़े। अभी आप गूगल पे लिखोगे ना 7th शेड्यूल, एक PDF डाउनलोड हो जाएगी बहुत लंबी सेंटेंसेस में, उसको याद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसको इतना सिंपल और इजी बना दिया है कि आप उसको बहुत इजीली 2-3 बार रीड करके समझ जाओगे कि अच्छा ये जो सब्जेक्ट है ये इस गवर्नमेंट का है, यानी कि इस लिस्ट का है, सेंटर का है, स्टेट का या फिर कंकरेंट का है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है, ये 7th शेड्यूल में पुलिस जो है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन बार बार आपने एक ऐसी एजेंसी बना दी जो कि किसी भी स्टेट के अंदर जा करके इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, जो कि पुलिस का काम है। फिर इस एक्ट से क्या होता है, जो पावर है इन्वेस्टिगेशन की स्टेट के पास, वो पावर छिन जाती है उनसे, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि अनफेटर्ड डिस्क्रिमिनेशनरी और आर्बिट्री पावर्स मिल जाती हैं किसको, सेंटर को, यानी कि जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि डिस्क्रिशन भी करती हैं, और मनमानी वाली पावर्स। आर्बिट्री मतलब मनमानी वाली पावर। 2009 का जो NIA अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, इसमें जो किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिनको ये इन्वेस्टिगेटर प्रोसिक्यूट करते हैं, मोस्टली होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट एजेंसी यानी कि जो नकली पैसा होता है वगैरह, सेल और प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स हथियार का, साइबर टेररिज्म का, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज़ जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंदर आती है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये एनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कुछ सेशन कोर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं NIA के ट्रायल्स के लिए। किसी भी आपको विक्टिम वगैरह, जो कोई कल्प्रिट होता है, जो विक्टिम नहीं कल्प्रिट, उसको आपको अगर ट्रायल करना हो, उस पर मुकदमा चलाना हो, तो अपनी स्पेशल कोर्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो NIA का ऑफिसर होता है वो रेड भी कर सकता है,
प्रॉपर्टी को सीज़ भी कर सकता है, जब्त भी कर सकता है। ठीक है, सीज़ करना और एनक्रोच करने में फ़र्क होता है। सीज़ करने में आपके पास अथॉरिटी होती है किसी पर्टिकुलर रीज़न के साथ, एनक्रोच करने में आप क्या करते हो, कब्जा कर देते हो। अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर के कुछ चीज़ है तो वो सीज़ भी कर सकता है, रेड भी कर सकता है। उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको बस अपने एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल है उससे परमिशन लेगा। पहले क्या था, जब भी फेडरल एजेंसी नहीं थी, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके कुछ काम करना है, वहाँ पर अरेस्ट करना है, रेड करनी है, तो आपको स्टेट के जो पुलिस का जो डायरेक्टर जनरल होता है डीजीपी, उससे परमिशन लेनी पड़ा करती थी। नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। एनआईए का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो एनआईए जो है ये 26/11 का जो अटैक हुआ था ना हमारा, उसके बाद बना था। हम लोगों ने एक एक्ट बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट, और इसके बाद निकल के आया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, उन्होंने कहा था भाई ये जो एनआईए एक्ट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो कैसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एनआईए एक्ट है क्या। 26/11 की मुंबई अटैक के बाद एक काउंटर टेरर एजेंसी बनाई गई थी, इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी। ठीक है, इसके कारण जो एनआईए है ये एक ट्रूली फेडरल एजेंसी बन गई थी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एफबीआई है, और इसकी जो पावर है वो सीबीआई से ज़्यादा है। ध्यान रखना, एनआईए की पावर सीबीआई से ज़्यादा है। एनआईए के पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस की। इसका मतलब ये होता है, मतलब पूरा पढ़ता हूँ, ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर अ केस टू एंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट पीपल। यानी कि आप सिचुएशन की डिमांड को देख करके आप एक्शन ले सकते हो। आपको एजेंसी को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए उनको परमिशन चाहिए, तो पहले क्या होगा कि सीबीआई वगैरह को वहाँ के डीजीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एनआईए को पूरी पावर दे दी गई, आप किसी भी स्टेट में जाकर के काउंटर टेररिज्म को लेकर के कोई भी एक्ट आपको करना चाहे, किसी को अरेस्ट करना है, आप कर सकते हो। अपनी मर्जी से आप डिसीजन ले सकते हो, सुओ मोटो। छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्शंस क्या हैं इसके ऊपर। उन्होंने अपने पिटीशन में कहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट करता है, और स्टेट के मुताबिक जो 2008 का एक्ट है, यहाँ पर सेंटर ने एक एजेंसी बना दी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, जो कि एक फंक्शन है स्टेट पुलिस का। तो पुलिस जो है आपको पता ही है, जो 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी स्टेट लिस्ट में आती है। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड की ना, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के लास्ट में भी है, उसमें मैंने ये सारे शेड्यूल की जो लिस्ट है ना, इसको बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में बता दिया है। तो 3 मैंने सेक्शन ऐसे क्रिएट करके आप लोगों को दे दिए हैं, ताकि आपको पूरे सेंटेंसेस याद ना करने पड़े। अभी आप गूगल पे लिखोगे ना 7th शेड्यूल, एक PDF डाउनलोड हो जाएगी बहुत लंबी सेंटेंसेस में, उसको याद नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उसको इतना सिंपल और ईजी बना दिया है कि आप उसको बहुत ईजिली 2-3 बार रीड करके समझ जाओगे कि अच्छा ये जो सब्जेक्ट है ये इस गवर्नमेंट का है, यानी कि इस लिस्ट का है, सेंटर का है, स्टेट का, या फिर कंकरेंट का है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है, ये 7th शेड्यूल में पुलिस जो है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन बार बार आपने एक ऐसी एजेंसी बना दी जो कि किसी भी स्टेट के अंदर जा करके इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, जो कि पुलिस का काम है। फिर इस एक्ट से क्या होता है, जो पावर है इन्वेस्टिगेशन की स्टेट के पास, वो पावर छिन जाती है उनसे। ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि अनफेटर्ड डिस्क्रिमिनेशन और आर्बिट्री पावर्स मिल जाती हैं किसको, सेंटर को, यानी कि जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि डिस्क्रिशन भी करती हैं, और मनमानी वाली पावर्स। आर्बिट्री मतलब मनमानी वाली पावर। 2009 का जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, इसमें जो किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिनको ये इन्वेस्टिगेटर प्रोसिक्यूट करते हैं, मोस्टली होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट एजेंसी यानी कि जो नकली पैसा होता है वगैरह, सेल और प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स, हथियार का, साइबर टेररिज्म का, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज़ जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंदर आती है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये एनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कुछ सेशन कोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं एनआईए के ट्रायल्स के लिए। किसी भी आपको विक्टिम वगैरह, जो कोई कल्प्रिट होता है, जो विक्टिम नहीं कल्प्रिट, उसको आपको अगर ट्रायल करना हो, उस पर मुकदमा चलाना हो, तो अपनी स्पेशल कोर्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो एनआईए का ऑफिसर होता है वो रेड भी कर सकता है, प्रॉपर्टी को सीज़ भी कर सकता है, जब्त भी कर सकता है। ठीक है, सीज़ करना और एनक्रोच करने में फ़र्क होता है। सीज़ करने में आपके पास अथॉरिटी होती है किसी पर्टिकुलर रीज़न के साथ, एनक्रोच करने में आप क्या करते हो, कब्जा कर देते हो। अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर के कुछ चीज़ है तो वो सीज़ भी कर सकता है, रेड भी कर सकता है। उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको बस अपने एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल है उससे परमिशन लेगा। पहले क्या था, जब भी फेडरल एजेंसी नहीं थी, अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके कुछ काम करना है, वहाँ पर अरेस्ट करना है, रेड करनी है, तो आपको स्टेट के जो पुलिस का जो डायरेक्टर जनरल होता है डीजीपी, उससे परमिशन लेनी पड़ा करती थी। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर।
मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बता देना कि वॉइस और पिक्चर क्वालिटी ठीक है या नहीं है। मैंने कल भी ग्रुप पे मैसेज किया था, ऑल तो मुझे एक भी कंप्लेन आई नहीं अभी तक, बट स्टिल मैं आप लोगों से चाहूँगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे जैसे भी आपको अच्छा लगे मुझे पर इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना सीरीज़ की। कुछ चेंज करना हो तो मैं बहुत जल्दी से चेंज कर लूँगा, मैं मे बी जस्ट इन केस कुछ मिस हो जाए, क्योंकि वीडियो बनने के बाद ना पूरी दोबारा से देखी नहीं जाती है, हैंड टू हैंड रिकॉर्ड होती है, फिर वो एडिट होके डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, रिव्यू नहीं होती वीडियो, तो आप ही लोग देखते हो वही रिव्यू होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास अपने कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि अपने कुछ राइट्स होते हैं और कुछ उनके पास एक्सेप्शंस भी होते हैं। प्रिविलेजेस मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उनको एडवांटेज होता है। तो राज्यसभा के एक मेंबर थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, जो चेयरमैन है हाउस के, आप राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रिविलेजेस हैं उनका ब्रीच हुआ है, और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करना, उसकी प्रोसीडिंग्स की जाए जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में। यहाँ पर हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस क्या कुछ होते हैं। कुछ राइट्स होते हैं और इम्यूनिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो एंजॉय करते हैं, इंडिविजुअली भी एंजॉय कर सकते हैं और कलेक्टिवली, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिव तरीके से उनके जो फंक्शंस हैं उनको वो डिस्चार्ज कर सके। इनको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के अंदर, और स्टेट लेवल के ऊपर इनको आर्टिकल 194 में डिफ़ाइन किया गया है। When any of these rights और immunities are disregarded, यानी कि अगर इनका पालन नहीं किया जाता तो उस ऑफेंस को, ठीक है, उसको बोलते हैं कि ब्रीच हुआ है प्रिविलेज का, और ये पनिशेबल भी होता है अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा जो रूल नंबर 222 है चैप्टर 20 में लोकसभा की रूल बुक के अंदर, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो राज्यसभा की रूल बुक में है उसके चैप्टर 16 में रूल 187 के अंदर, ये इस प्रिविलेज को गवर्न करते हैं। तो लोकसभा के पास एक अपनी रूल बुक है और राज्यसभा के पास एक अपनी रूल बुक है। अब वो प्रिविलेजेस क्या कुछ होते हैं, देखो ये प्रिविलेजेस को लेकर के मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी डीपली समझ लेना। पहला प्रिविलेज होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक राइट मिला होता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। नो मेंबर कैन बी टेकन टू टास्क, ठीक है ना, आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, जैसे कोई एग्जांपल कोर्ट ऑफ लॉ, और कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। अगर आप कोई भी अपना व्यू रख रहे हो, एक्सप्रेशन रख रहे हो किसी के भी अगेंस्ट, ठीक है, आप वो बहुत ओपनली रख सकते हो, ये आपको फ्रीडम मिली होती है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, तो कोई भी सिविल केस होता है तो कोर्ट ये सेशन के एडजर्न होने पे, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित होने पर, ख़त्म होने पर, उसके 40 दिन पहले या बाद में किसी को भी सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका ये भी मतलब है कि किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट करने के लिए जो भी हाउस है, लोकसभा है तो स्पीकर की परमिशन, और राज्यसभा है तो चेयरमैन की परमिशन लेनी होगी। प्लस में एग्जेम्पशन मिलती है, अगर आपको कहीं विटनेस किसी चीज़ के लिए बुलाया गया है तो उसमें आप एग्जेम्प्टेड भी होते हो, यानी कि आप उसको डिनाई भी कर सकते हो, आप उसमें एब्सेंट भी हो सकते हो। पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? तो राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो कन्वेंशन के मुताबिक पार्लियामेंट कोई भी चीज़ प्रोहिबिट नहीं करता प्रेस को पब्लिश करने के लिए, लेकिन टेक्निकली हाउस के पास पूरा राइट होता है कि अगर कोई पब्लिकेशन होता है उसको रोकना हो कोई चीज़ पब्लिश करने के लिए तो, ठीक है। कोई भी मेंबर जो होता है, ठीक है, उसके पास एक प्रिविलेज होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट के अंदर, उसके पास कोई राइट नहीं होता उसको पार्लियामेंट के आउटसाइड पब्लिश करने का, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, उसका कोई भी राइट नहीं होता पब्लिश करने का किसी चीज़ को पार्लियामेंट के बाहर। कोई भी इस रूल को अगर वायलेट करता है और उसको रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता, मतलब पाया जाता है किसी भी लिबेलियस के अंदर। अब लिबेलियस का मतलब होता है कोई भी अनट्रू और रिटन स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसके कारण एक कोई बैड ओपिनियन फॉर्म होता है उसमें, तो उसको अंडर कॉमन लॉ रूल्स पनिश भी किया जाता है। राइट टू एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स, आप लोगों ने कभी वीडियोज़ में देखा होगा या फिर पता ही होगा आप लोगों को, तो हाउस के अंदर ऊपर एक गैलरी बनी होती है जहाँ पर स्ट्रेंजर्स आके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इवन जनरली वहाँ पर जो ये जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं ये लोग होते हैं, तो जो हर एक हाउस है पार्लियामेंट का, उसके पास राइट होता है कि वो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर दे, ठीक है, गैलरीज से किसी भी टाइम पर।
किसी भी डिबेट को रिजॉल्व करने के लिए अंडर द क्लोज्ड डोर्स। ये उनके पास अपना एक राइट होता है। उनके पास एक राइट होता है मेंबर्स को पनिश करने का और आउटसाइडर्स को अगर वो उनके प्रिविलेजेस को ब्रीच करते हैं तो। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को प्यूनिटिव पावर्स दी हुई हैं। प्यूनिटिव पावर्स मतलब पनिशमेंट वाली पावर उन लोगों को पनिश करने के लिए जिनको कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस में गिल्टी पाया गया हो, ठीक है, दोषी करार दिया गया हो। ऐसा कोई भी कंटेम्प्ट क्योंकि अगर मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा किया जाएगा तो, या फिर किसी आउटसाइडर के द्वारा भी किया जाएगा, ठीक है, अगर मेंबर ऑफ द हाउस इन्वॉल्व होता है किसी भी इस तरह के मिसबिहेवियर के लिए, ठीक है, उसको हाउस से एक्सपेल भी किया जा सकता है। फिर इनके पास एक और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, वो होता है राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस। हाउस के पास राइट होता है कि अपने आंतरिक मामलों को वो रेगुलेट करे, उन पर निगरानी रखे। एक मेंबर होता है हाउस का, वो फ्री होता है, कुछ फ्री, उसके पास एक फ्री पावर होती है कुछ भी कहने की, जो भी कहना चाहे, सब्जेक्ट टू द इंटरनल डिसिप्लिन। यानी कि आप पार्लियामेंट के अंदर किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, बस एक इंटरनल डिसिप्लिन क्रिएट रहे। वायलेंट एक्ट नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, लेकिन किसी के ऊपर भी आप कोई दोष लगा सकते हो, दोषी करार कर सकते हो। डिसिप्लिन मैनर में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो पार्लियामेंट के अंदर, उसका बाहर कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता। ये एक राइट होता है पार्लियामेंट का। प्रिविलेजेस की कमेटी क्या होती है, ध्यान से समझना, कमेटीज़ के ऊपर प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं ना, वो एक कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं, ध्यान रखना इस वर्ड को, नॉमिनेट करते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। फिर उसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है हाउस को कि भाई इतने लोग नॉमिनेट किए गए, इसको ज़रा कंसिडर करो। उसके लिए स्पीकर जो है वो आधे घंटे का डिबेट भी देते हैं, ठीक है, डिबेट का टाइम, और उस डिबेट के होने के बाद वो इस रिपोर्ट को फाइनल कर देते हैं। एक रेजोल्यूशन में बी मूव्ड, ठीक है, अगर कोई ब्रीच होता है प्रिविलेज का, दैट हैज़ टू बी यूनानिमसली पास्ड। राज्यसभा के अंदर जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं और उनके नीचे जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, वो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को हेड करते हैं। उसमें होते हैं 10 मेंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो, करंट अफेयर करते करते ना आपकी पॉलिटी बहुत से रिवाइज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें करंट अफेयर की न्यूज़ क्या है, बस इतनी है करंट अफेयर, बाकी सारा का सारा क्या है, वही ये पॉलिटी का स्टैटिक ही होता है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा समझो ज़रा कि तैयारी क्यों करनी होती है। इसलिए मैगजीन्स को बार बार पढ़ने का फ़ायदा ये होता है। लोग बोलते हैं मैगजीन्स में से नहीं आता, यहीं से आएंगे क्वेश्चन बन के, इनडायरेक्टली आएंगे। तो आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है उसको अप्रूव कर दिया है, और वो रेजोल्यूशन क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबॉलिश कर दिया जाए। अब आपको विधान परिषद, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये याद होने चाहिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। किस किस स्टेट के पास हैं ऑलरेडी काउंसिल्स, ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन है। जो मैंने PDF की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके अंदर जो निमोनिक्स है उसमें याद करने का तरीका बता रखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, उससे आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जो आंध्र प्रदेश का विधानसभा था वो 1 जुलाई 1958 को बनाया गया था, फिर वो 1985 में डिसॉल्व भी हो गया था। तो कैसे याद रखोगे, 58, 85, बस डेट याद नहीं रखनी, ईयर याद रख लो, 58 से 85, बस 5 और 8 को रिवर्स कर देना है। फिर ये रेजरेक्ट हुआ था। रेजरेक्ट करने का मतलब होता है पुनर्जन्म होना। जो फिनिक्स होता है ना, आप लोगों ने वो देखी होगी हैरी पॉटर की मूवी, फिनिक्स नाम से कुछ करके मूवी थी ना, उसमें रेजरेक्शन होता है। रेजरेक्शन मतलब दोबारा निकल के आना, 22 साल के बाद, 30 मार्च 2007 को। फिर बाइफर्केशन होता है आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना निकल जाता है 2014 में, ठीक है। तो काउंसिल के पास 58 मेंबर्स थे, ओके। अब बाकी कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर काउंसिल होते हैं हमारे पास, आंध्र प्रदेश के अलावा 5 और स्टेट्स हैं, ठीक है। विधान परिषद है वहाँ पर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, जम्मू कश्मीर हैड ए काउंसिल अंटिल द सेम स्टेट वाज बाइफर्केटेड, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में भी जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की, तो पहले यहाँ पर भी था लेकिन फिर बाइफर्केशन के बाद हट गया। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आपको पता होगा। हमारा बाईकैमरल सिस्टम है, किससे हम लोगों ने लिया है बाईकैमरल सिस्टम, हम लोगों ने यूके से लिया है, अपर हाउस लोअर हाउस वाला। और ये जो सोर्सेज होते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, इवन प्रीलिम, ये इंटरव्यू में बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन। स्क्रिप्ट आप लोग पढ़ोगे ना, जिनकी मॉक इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा मैं, जो ओरिजिनल इंटरव्यू होते हैं उनकी, टॉपर्स ने स्क्रिप्ट मेंशन की होती है बहुत जगह, उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, वीडियोस में, वहाँ पर ये बताया गया। मैंने सोर्सेज के लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स बता रखी हैं, वो PDF में, डिस्क्रिप्शन में। तो हमारा जो बाईकैमरल सिस्टम है उसके मुताबिक जो स्टेट लेवल के ऊपर ही, जैसे ऊपर होता है लोकसभा और राज्यसभा, सेंटर पे स्टेट लेवल के ऊपर होता है हमारा विधानसभा और परिषद, ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं विधानसभा होता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दो, और राज्यसभा के टाइप में विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दो। ज़रूरत क्यों होती है सेकंड हाउस की? खाली एक हाउस से काम क्यों नहीं चल सकता? एक चेक रखता है, चेक ऑफ बैलेंस, ठीक है ना, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस का एक्शन जो है वो ज़्यादा हेस्टी ना हो जाए, ठीक है। इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दे माइट नॉट बी द कट आउट फॉर द रफ एंड टम्बल्ड डायरेक्ट इलेक्शंस टू, ठीक है। एक सेकंड चैम्बर होता है, अलाउ करता है ज़्यादा डिबेट हो सकती है उसके ऊपर। लोकसभा में एक बिल जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, डबल डिबेट और तरह के लोग, ज़्यादा डिस्कशन, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बेटर लॉ बनने की। तो इस सेकंड हाउस के अगेंस्ट में भी कुछ बातें होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक इसका एक लॉफ्टी सा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें इंटेलेक्चुअल्स आएंगे लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन फोरम में होता क्या है कि जो मोस्टली जो पार्टी वाले होते हैं ना, वो अपने ऐरे गहरे लोगों को, ठीक है ना, जो इलेक्ट नहीं हो पाते उन लोगों को ही दूसरे वाले हाउस में इलेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अननेसेसरी ड्रेन होता है ऑन द एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब होता है जो गवर्नमेंट का जो डेट होता है ना, पब्लिक अकाउंट फाइनेंस जो होता है, उन्होंने कहा कि उसका फालतू का खर्चा होता है ये। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की तरह ना इसमें ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं ना, इनमें पावर नहीं होती है कि राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो जो नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन होते हैं ना उसके ऊपर कुछ डिसीजंस ले सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये पावर नहीं होती है कि, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होती है कि वो किसी भी तरह का सजेशन या अमेंडमेंट को ओवरराइड कर देगा। तो ये डिफरेंस अब आप लोग इसको पढ़ते ही हो लक्ष्मीकांत में, यहाँ भी रिवाइज हो रही हैं सारी चीज़ें। जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भी वोट नहीं कर सकते। मनी बिल की बात करें तो जो सिर्फ 14 डेज़ का डिले होता है जो कि काउंसिल करवा सकता है, ठीक है ना। ये मोर और लेस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही होता है, ठीक है। अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया कैसे जाता है, इसकी पावर कहाँ से निकल के आती है? आर्टिकल 169 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पार्लियामेंट एक कानून पास करके, लॉ पास करके एक सेकंड चैम्बर बना सकता है एक स्टेट में, अगर वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ हो एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। यहीं से प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन बन जाएंगे। हाउस की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? आर्टिकल 171 बताता है क्लॉज 1 का कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/3 ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं होने चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 हैं तो यहाँ 10 हो सकते हैं बस। यहाँ पर अगर 90 हैं तो यहाँ 30 हो सकते हैं। यानी कि ये जो है 10 जो है ये 30 का 1/3 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और मेंबर्स जो हैं काउंसिल के इलेक्ट कैसे होते हैं? 1/3 मेंबर्स आते हैं असेंबली से, 1/3 आते हैं इसके म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी वगैरह से, 1/12 आते हैं कंसिस्टिंग ऑफ टीचर्स होते हैं, 1/12, अच्छा 12 है ना, ऊपर 3rd ही था ना, हाँ। और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स भी आते हैं। रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, डिस्टिंग्विश होते हैं अपने अपने फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विसेज वगैरह में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रेसिडेंट का एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये टॉपिक देखो आप लोग, ये बजट के आसपास आता है, बजट के टाइम पर, ठीक है। तो कायदे से हमारा जो बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू सडनली डाउन चली जाती है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको स्किप कर देने का नुकसान भी हो सकता है, तो हम पढ़ेंगे ज़रूर। जो फर्स्ट डे था बजट सेशन का पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एड्रेस किया था एक जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की। हमें ये नहीं देखना वो क्या बोले थे, हमें ये देखना है ये पूरा प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस जॉइंट सेटिंग के बारे में। आर्टिकल 87 क्लॉज 1 है, वो कहता है कि ये फर्स्ट सेशन होता है हर एक जनरल इलेक्शन का, हाउस ऑफ द पीपल का, और जो कमेंसमेंट होता है हर एक साल का, उससे पहले एक प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के, वहाँ पर असेंबली होगी टुगेदर, और वो इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट को कॉज ऑफ इट समन्स। कॉज ऑफ इट समन मतलब, कॉज का मतलब कारण, समन का मतलब कि ऑफिशियली किसी को बुलाना, उसका रीज़न बताएंगे। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिक्वायरमेंट थी कि प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट को हर एक सेशन से पहले, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट को बाद में इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया था। तो प्रेसिडेंट के एड्रेस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है ना, उसमें वो हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की प्रायोरिटी क्या है और प्लान क्या है आने वाले साल के। इसको कैबिनेट ड्राफ्ट करके उनको देता है, और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है और डायरेक्शन क्या होगा। प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जब डिलीवर करते हैं फिर उसके बाद एक डिबेट होती है,
ठीक है, नॉट ओनली इन द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस बट ऑल्सो, यानी कि जो एड्रेस किया हुआ था, जो स्पीच थी, उसके ऊपर ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे जो ब्रॉड इश्यूज़ होते हैं गवर्नेंस के, उनके ऊपर एक डिबेट होता है। फिर इसके बाद कुछ डिस्कशंस किए जाते हैं बजट के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट डिसएग्री करता है कि जो भी स्पीच में जो कंटेंट लिखा है, किसने लिखा था, कैबिनेट ने लिख के दिया था, ठीक है ना, तो क्या उसके बाद भी उसको रीड करना ज़रूरी है? जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को लेकर और किसी भी तरीके के डिलीवरी को लेकर जो कि लेजिस्लेचर को एड्रेस करना होता है। लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ पर वो डेविएट हो सकते हैं अपने टेक्स्ट ऑफ द स्पीच से जिसको गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करके उनको दिया है। अभी तक कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ है प्रेसिडेंट का, लेकिन एक ओकेजन हुआ था जहाँ पर एक गवर्नर ने स्किप कर दिया था एक पोर्शन, कुछ पैराग्राफ स्किप कर दिए थे। 1969 में वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे धर्मवीर जी, उन्होंने 2 पैराग्राफ स्किप कर दिए थे जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट ने बना के दिए थे। जो स्किप्ड पोर्शन था वो डिस्क्राइब करता था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द डिसमिसल ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसा कुछ होता है कि सेशन से पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ एड्रेस करते हो? हाँ, यूएस के अंदर जो उसको स्टेट ऑफ यूनियन बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो फ्रेज़ है एक आर्टिकल से निकल के आया है उनके, वहाँ पर उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस के सामने ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पर उस चीज़ को कांग्रेस बोलते हैं। यहाँ पर कांग्रेस एक पार्टी है, वहाँ पर कांग्रेस अपने आप में पार्लियामेंट है। सेम चीज़ यूके में होती है, वहाँ पर जो क्वीन होती है उनकी एक स्पीच होती है पार्लियामेंट्री ईयर के स्टार्ट होने से पहले। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रजिस्ट्रेशन को ट्रैक करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ठीक है। ये ट्रैक करेगा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस वगैरह जो भी सबमिट की गई हैं पोल पैनल को। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी रजिस्टर्ड पार्टीज़ वगैरह कुछ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो तो है हमारे पास 2598। इसमें 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, 52 स्टेट पार्टीज़ हैं और जो बच गई 2538, ये जो है ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं। रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या कहाँ किसके अंडर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? ये गवर्न किया जाता है जो आरपी एक्ट होता है ना 1951 का, उसके सेक्शन 29A के अंदर। अब आरपी आप लोगों को मालूम होगा, आपके सिलेबस में बहुत डायरेक्टली गिवन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी अगर कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है इस सेक्शन के अंडर तो उनको सबमिट करनी होती है एप्लीकेशन कमीशन को एक 30 डेज़ के पीरियड के अंदर, ठीक है, अपने फॉर्मेशन के। और जो गाइडलाइंस होती हैं प्रिस्क्राइब की होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उन सबको फिर फॉलो करना होता है, ठीक है। जो आर्टिकल 324 है कमीशन ऑफ इंडिया का और सेक्शन 229A का आरपीआई 1951 का, उनके अंदर जो भी गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करना होता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमीशन को कि भाई एक मैकेनिज्म बनाओ कि जो पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए। तो कोर्ट ने पूछा कि एक पॉल बॉडी लेके आओ एक फ्रेमवर्क के साथ 1 वीक के अंदर। अब उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया था, तो ये बाद में रिपीटेशन होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटेशन की है पर मैं रिपीट करवाऊँगा जानबूझकर, ताकि आप वो रिपीटेशन में ही याद कर लो, स्पेशली टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाओ। ज़रूरत क्या है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड्स होते हैं, तो इसका कारण है रिसेंट इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिला था। जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ना, ADR, उन्होंने कहा था कि नियरली हाफ जो MPs थे 17th लोकसभा के अंदर मई में जो 2019 में हुआ था, उसमें हाफ ऐसे थे जिन्होंने अपने अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब ये डेटा बहुत अच्छा है आपका, ये नीड फॉर वाला सेक्शन जो है ना, मैं आपको कहूँगा ये आप अलग से नोट डाउन करके रख लो, हाईलाइट करके। 539 MPs में से जिसको ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एनालाइज किया था, 233 के पास क्रिमिनल केसेस का बैकग्राउंड मिला था, और जो कि 2009 से लेकर 44% तक इंक्रीज़ हो गया है। अभी जो एनालिसिस है ये मई में लास्ट ईयर रिलीज़ किया गया था, तो ADR ने ऐड किया था कि जो 542 MPs हैं इनको एनालाइज किया गया था लोकसभा पोल्स के लिए 2014 में। 34% या फिर 185 ने डिक्लेयर किए थे क्रिमिनल केसेस आउट ऑफ 543 जो कि 2009 में थे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इस पर क्या बोलता है? करंटली जो RP एक्ट है हमारा, उसमें जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो कानून बनाने वाले होते हैं, जो मंत्री होते हैं, MP MLAs होते हैं, ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं तभी जब मतलब अगर इनको दोषी करार दिया जाए तब ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके खिलाफ केस चल रहा हो तो ये इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं।
ध्यान देना, केस चल रहा है लेकिन अभी तक दोषी करारा नहीं गया है, तो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का, वो डिस्क्वालीफाई कर देगा एक पर्सन को अगर वो उसको सेंटेंस मिल गया, उसको दोषी करार दिया, 2 साल की सज़ा मिल गई है, ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन उसका जो ट्रायल होगा वो कंटिन्यू रहेगा, जब तक ट्रायल पीरियड चलता रहेगा तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन जो लिली थॉमस केस है 2013 का, उसने इस पूरे के पूरे अनफेयर एडवांटेज को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अभी अनफेयर एडवांटेज होगा ना कि भाई 2 3 साल तक इनके ट्रायल चल रहे हैं, कन्विक्शन हो नहीं रहा है, या फिर गिल्टी या फिर कुछ भी बता नहीं रहे हैं, और कन्विक्ट भी नहीं कर रहे हैं, गिल्टी भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको फ़ायदा हो जाता था, वो इलेक्शन लड़ लेता था, पावर में रहता था, तो फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर लेता था। तो ये 2013 में इस अनफेयर एडवांटेज को ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या एफर्ट लगाए हैं। 2002 में उन्होंने ऑब्लिगेटरी बना दिया था, कंपलसरी कर दिया था सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आपको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को, जिस भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन लड़ोगे वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को जब आप अपना आवेदन पत्र देते हो तो वहाँ पर आपको लिस्ट करना पड़ेगा आपके अगेंस्ट में कौन से केसेस चल रहे हैं। फिर नोटा का इंट्रोडक्शन दिया गया था। नोटा तो आप लोगों को पता ही होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होगा था कि पॉलिटिकल पार्टी सोचती थी कि किसी ऐसे एरे गैरे को टिकट ना दें, एक एफर्ट था। एक लैंडमार्क जजमेंट आया था मार्च 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी कि अर्जेंट नीड होगी कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट किया था सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कि वो डिसीजन लें, जो भी ये लेजिस्लेचर्स हैं जिनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, इनको 1 साल के अंदर अंदर सॉल्व करें। और अब उसका कुछ इतना हुआ नहीं सॉल्यूशन, बट ये इंस्ट्रक्शन, ये एफर्ट थे सुप्रीम कोर्ट के सारे अब तक के। क्रिमिनलाइजेशन के रीज़न क्या होते हैं? करप्शन, पैसा होता है, वोट बैंक चाहिए होता है, और गवर्नेंस की कमी होती है तो करप्शन होता है और वोट बैंक की प्रॉब्लम आती है। बाहर निकलने का तरीका क्या है? पहला तो ये है कि पार्टीज खुद ही है ना ऐसे लोगों को टिकट देना बंद कर दे। ठीक है, सेकंड जो हमारा आरपी एक्ट है उसको अमेंड करें हम लोग, ऐसे लोगों को बिल्कुल ही बंद करें जिनके अगेंस्ट हीनियस नेचर के क्राइम उन्होंने कर रखे हैं और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को हम बार कर दें, डिबार कर दें। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए, इस तरह के जो टेंटेड, यानी कि जो, अब टेंटेड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी दूषित किए हुए काम जो होते हैं ना, उनके अगेंस्ट अगर कोई लेजिस्लेटर होता है, उन सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनके केसेस को सॉल्व किया जाए। इसके अलावा और क्या क्या मेजर्स होने चाहिए क्रिमिनलाइजेशन के लिए? एक ट्रांसपेरेंसी लेके आने चाहिए। अब ये सारा वे फॉरवर्ड वाला सेक्शन है, अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आता है ना, उसमें आप लोग ये चीज़ें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कैंपेन की फाइनेंसिंग के, कितना पैसा लग रहा है उसको फाइनेंस करते टाइम। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होनी चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल करें, उनकी ऑडिटिंग करें। ब्रॉडर गवर्नेंस चाहिए होगी हमको वोटर्स को, ताकि वो जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के ऊपर रिलाई करते हैं ना, उस चीज़ को और लेस करें, ताकि वो ऐसे लोगों के ऊपर रिलाई करें जो बहुत ही रिलायबल हैं और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से इलेक्शन फेस करते हैं। इलेक्शन कमीशन को कुछ एडिक्वेट मेजर्स लेने होंगे। ये जो नेक्सस है ना क्रिमिनल्स का और पॉलिटिशियंस के बीच, ये जो एक संधि होती है इनके बीच, इसको ख़त्म करने के लिए। करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स के अंदर है, ये हमारे डेमोक्रेसी के रूट्स को हिट कर रहा है। ये पार्ट सारा का सारा आपके कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड का होता है, इसलिए पार्लियामेंट को ज़रूरत है कि कुछ अर्जेंटली कुछ स्टेप्स लें इसके अगेंस्ट में। ठीक है, और उनके जो क्रिमिनल केसेस होते हैं पेंडिंग, उन सबको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए या फिर उनको कन्विक्ट ठहराया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हु इज़ अ स्टार कैंपेनर। देखो, कोई भी इलेक्शन होता है ना, किसी भी टाइप का हो रहा होता है, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब कर देती हैं एज अ स्टार कैंपेनर। मतलब वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और पॉपुलर फेस होना चाहिए उस पार्टी के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं आप जाओ और प्रचार करो, तो उसको स्टार कैंपेनर बना देते हैं। अब स्टार कैंपेनर बनाने के लिए ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी के लीडर थे ना, अनुराग ठाकुर और परवेज साहिब सिंह, ठीक है, इनको ये जो पार्टी की लिस्ट होती है स्टार कैंपेनर से, उसमें से रिमूव कर दिया था। कारण इन्होंने कुछ, जो आप लोगों को सुनाई होगा न्यूज़ में, आप लोगों ने देख लिया होगा, उस टाइम पे नारे दिए थे अनुराग ठाकुर ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये वाले जो डायलॉग हैं। और सिंह ने कहा था कि शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर्स हैं ये लोग आपके घरों में घुस जाएंगे और सिस्टर्स और डॉटर्स का रेप करेंगे। तो इसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट से निकाल दिया था। अभी होते कौन है, चूज़ कैसे किया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मैंने आपको ऊपर बताया ना कितनी सारी पार्टीज होती हैं, तो कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी, उनके पास 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड को सिर्फ 20 की परमिशन होती है।
ठीक है। ये लिस्ट होती कम्युनिकेट की जाती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन को जब भी नोटिफिकेशन आती है इलेक्शन की, उसके 1 वीक के अंदर अंदर। एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टार कैंपेनर रखने के? ये लोग जो कैंपेन करते हैं ना, उनका एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो ऑडिटिंग नहीं होती उसकी, ठीक है। उसको इलेक्शन एक्सपेंडिचर से बाहर रखा जाता है स्टार कैंपेनर का, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स होते हैं ये दे कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रीच द एक्सपेंडिचर लिमिट, ठीक है। यानी कि 28 लाख होता है दिल्ली के इलेक्शन की लिमिट, उसको ब्रीच भी नहीं कर सकते। एक स्टार कैंपेनर जो होता है स्पेसिफिकली एक कैंडिडेट होता है। अगर एक कैंडिडेट जो होता है इलेक्शन का एजेंट का, जिस स्टेज के ऊपर वो कैंपेन कर रहा होता है स्टार कैंपेनर, ठीक है ना, वो किसी भी रैली में होता है, तो मान लो अगर वो कुछ ऐसी गलत हरकतें कर देता है, ठीक है, कोई चीज़ इसे शेयर कर देता है जो उसे शेयर नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसका जो खर्चा होता है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वो होता है इलेक्टोरेट होता है, यानी कि जो वहाँ से खड़ा हुआ होता है इलेक्शन में, उसके खर्चे में ऐड हो जाता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। अगर ये कैंडिडेट स्टार कैंपेनर जो कैंडिडेट होता है ना, वो बेशक इस स्टार कैंपेनर की कैंपेनिंग में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके पोस्टर्स होते हैं कि भाई स्टार कैंपेनर तो वहाँ पे था और तेरे पोस्टर भी थे वहाँ पे, तू बेशक ना हो लेकिन तेरे पोस्टर थे, तो उसका सारा का सारा खर्चा अब तेरे खर्चे में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन बोलता है। इवन ये अप्लाई होता है स्टार कैंपेनर के अगर वो कैंडिडेट का नाम भी मेंशन कर देते हैं। जैसे अनुराग सिंह ठाकुर है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर बीजेपी के कैंडिडेट का कैंपेन करने गया, उसने वहाँ स्टेज वगैरह पे जाके उसका नाम भी अगर बोल दिया, तो उसका पूरे का जो खर्चा वगैरह होता है वो उस कैंडिडेट के अकाउंट में खर्चा हो जाएगा। तो क्या रिमूव कर देना स्टार कैंपेनर को लिस्ट से, उसको कैंपेनिंग से बाहर कर देता है? नहीं। जो डिसीजन होता है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है, लेकिन पहले उनको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। हालांकि रिमूव कर देना स्टार कैंपेनर को लिस्ट से उसके कारण थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहती है दोनों के अंदर ही, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। बोला जो पूरा एक्सपेंडिचर होता है ना इवेंट का, ये उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अकाउंट पे चला जाता है जो उस सीट से इलेक्शन कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जोनल काउंसिल्स क्या होते हैं? तो इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स के कलेक्शन के ग्रुप्स बना रखे हैं। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन, इनमें स्टेट्स एडिड हैं, ठीक है। आप कौन सा स्टेट के आपका वो जोन होता है। तो ये जो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनके जो एडमिट कार्ड्स होते हैं ये भी जोन के टाइप से आते हैं, तो अलग अलग टाइम पे आएंगे। नॉर्थ जोन के एडमिट कार्ड्स अभी आए हैं, सेंट्रल जोन के। बेनिफिट क्या होता है? पहले तो ये जानो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। किसके अंडर आती है? आरपीए 1956 के अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, स्टैट्यूटरी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं, ठीक है। और ये डेलिबरेटली एडवाइजरी ही बॉडी होती है। काम क्या होता है? स्टेट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का उन 5 के अलावा नहीं होता, अलग से होता है। इसका एक एक्ट होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 का, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको अलग से देखा जाता है। अब इस काउंसिल के अंदर कॉम्पोजिशन क्या होती है? चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं होम मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन कौन होंगे? स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, और वो रोटेशन पे होते हैं। जैसे हम लोगों ने अलग अलग स्टेट देखे थे ना, यहाँ पर सबसे मान लो ये देखते हैं थर्ड वाला ईस्टर्न जोन का, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। तो एक बार बिहार का सीएम होगा, फिर एक बार झारखंड का, फिर ऐसे नीचे वाले ग्रुप में पहले आंध्र प्रदेश का सीएम, फिर तेलंगाना का सीएम। तो ऐसे रोटेशन पे जो होते हैं वाइस चेयरमैन बनते हैं। मेंबर जो होते हैं चेयरमैन और 2 मिनिस्टर्स होते हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। एडवाइज़र जो होते हैं प्लानिंग कमीशन का, जिसका नाम अब चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। डेवलपमेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है इनकी मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन लेके आना, प्रमोट करना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। किसी भी तरह के एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस और रीजनलिज्म, लिंग्विज्म और पर्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देना। सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना, ठीक है। क्लाइमेट कोऑपरेशन का अमंग्स द स्टेट्स और सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे हम लोगों ने सतलुज यमुना के बारे में पढ़ा था, तो जो नॉर्थ जोनल काउंसिल होगा वो भी उसमें कोशिश करेगा कि आपस में दोनों कोऑपरेट करके जल्दी से एक सॉल्यूशन पर पहुंच जाएं। एक नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है। टाइटल से ही क्लियर हो जाता है, नेशनल लेवल के ऊपर होगा, स्टार्टअप्स के लिए होगा, और उसको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, ग्रुप बनाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। जो एडवाइस करेंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे हम लोग जो नर्चर करेगा क्या? इनोवेशन करेगा और स्टार्टअप्स कहाँ पर? इंडिया के अंदर। कॉम्पोजिशन में उन्होंने कहा कि इसको चेयर करेंगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो करंटली कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल।
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। एक्चुअल में वो उन्हीं तरह के बैकग्राउंड्स होंगे जिनका बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा हो, वेटरन्स रहे हों। वेटरन्स मतलब अपने फील्ड के अंदर जो विख्यात होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हों, एक्सपीरियंस होते हों, और जो इस तरह के इंटरेस्ट और ऑफ इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर के ऊपर ध्यान रखते हों। जो टर्म होगा नॉन ऑफिशियल का वो 2 साल तक का होगा। जो नॉमिनीज होंगे कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के बिलो नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। जो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, ये इसके काउंसिल के कन्वेनर होंगे। रोल्स क्या होंगे? इंडिया के अंदर जो कल्चर है इनोवेशन का, ठीक है ना, सिटीजन्स के अमंग उसको फोस्टर करना, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट करना इनोवेशन का। कुछ मेजर्स होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग इनोवेशन को एसिमुलेट करें, ठीक है, पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को कैसे इंप्रूव करें, क्रिएशन को कैसे प्रमोट करेंगे, कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कुछ सजेशन देंगे ये, ठीक है, किसी भी तरीके के बिजनेस वगैरह को स्टार्ट कैसे करें, ऑपरेट कैसे करें, ग्रो कैसे करें और एग्जिट कैसे करें, ठीक है। कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को रिड्यूस करने के बारे में बात करना, उनकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए। ग्लोबल कैपिटल जो होती है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को, उसको कैसे मोबिलाइज किया जाए, ठीक है, स्टार्टअप्स के ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए, ओरिजिनल प्रमोटर्स को और एक्सेस प्रोवाइड मिलेगा इन लोगों को ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इन सब के ऊपर एक एडवाइजरी काउंसिल है इन सब चीज़ों की एडवाइस देने के लिए। नेशनल कमीशन है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 को लेकर के, NCISM होगा ये थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अपना अप्रूवल दिया था कि कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट्स हों नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बिल 2019 के अंदर। ये है क्या? इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि इक्विटी लेके आए हम, प्रमोट करें इक्विटी, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल और जो उनकी एडिक्वेट सप्लाई हो रही हो, ठीक है, और जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को जस्टिफाई कर रही हों इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। ये कमीशन का काम होगा जो भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर उन सबको प्रमोट करना, ठीक है। कमीशन को स्ट्रक्चर किया गया ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि जो भी फंक्शंस होंगे ना एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उनके तहत पर उनका इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, एक्रेडिटेशन करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। इस कमीशन के अंदर कौन कौन लोग होंगे? 29 मेंबर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जो नेम्स रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को चेयरपर्सन के नाम पर। कौन चेयरपर्सन बनेगा? ऑटोनोमस बोर्ड्स होंगे 4 इनके पास, मैक्सिमम 4 साल का इनका टर्म होगा। सर्च कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के 3 एक्सपर्ट्स होंगे जो नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, और किसी भी फील्ड से हो सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। फंक्शन क्या होगा? वही पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेट करना मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, एसेस करना क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर की, इंश्योर करना कि ये कंप्लाइंस करे स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ भी, और इंश्योर करना कि इनके आपस के अंदर जो ऑटोनोमस बोर्ड्स होंगे इस बिल के अंदर उन सब में कोऑर्डिनेशन है। इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को इनिशियली सेटअप हुआ था 1949 के अंदर। एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के अंडर में काम करती है। मिनिस्टर ऑफ HRD आपको पता ही होंगे, निशांत पोखरियाल जी हैं। परमानेंट कमीशन है, 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइज़ करना जो भी मैटर्स होते हैं हमारे यूनेस्को से रिलेटेड। अब यूनेस्को का आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनेस्को का, उसमें एक मैंडेट है कि हर एक जो मेंबर कंट्री है, ठीक है, वो एक अपना खुद का नेशनल कमीशन बनाएंगे जो एक लाइजन की तरह काम करेगा। लाइजन का मतलब दोनों पार्टीज, यूनेस्को और जो उस पर्टिकुलर मेंबर कंट्री का जो नेशनल कमीशन है, जो मेंबर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक लिंक बना के रखेगा। कॉम्पोजिशन, जो मिनिस्टर हैं HRD के वो इस कमीशन के प्रेसिडेंट होंगे। जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, जो सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो होंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। और इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होंगे, वही अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और पर्पजेस की यूनेस्को की, और एक लाइजन की तरह काम करेगा, एक लाइजन एजेंसी की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और जो भी इंस्टीट्यूशन इससे साथ कनेक्टेड हैं। कोऑपरेट करेगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन से कंसर्न हैं। कोलैबोरेट करेगा नेशनल कमीशन ऑफ एशिया और पैसिफिक के साथ, और जो यूनेस्को के रीजनल ऑफिसेज हैं और जो सेंटर्स हैं, ताकि जो रीजनल और सब रीजनल और जो बायलैटरल कोऑपरेशन इन सबको फोस्टर कर सके।
आपस में लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कल्चर शेयर करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करें, ठीक है, ताकि एक जॉइंट फॉर्मुलेशन हो सके और जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ये जो PDF वाला है आप उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। UPSC हैंडी बुकलेट फॉर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। दिस इज़ द बुकलेट विच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट टू यू पीपल ऑल द टाइम इन द वीडियो, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिखा भी दिए हैं। यू ऑल मस्ट डाउनलोड दिस बिकॉज आप 21 के लिए अपीयर कर रहे हैं, 22 के लिए, 23 के लिए, डजेंट मैटर। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपने 6 मंथ्स का प्रिपरेशन किया है, 1 ईयर का किया है, आप कोचिंग ले रहे हो या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली है या फिर आप एक रिपीटर भी हो, यू मस्ट डाउनलोड दिस PDF। अगर आप स्टेट PCS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है, दिस कंटेंट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिखा दिए थे, यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट ऑल यू विल गेट आफ्टर डाउनलोडिंग दिस PDF, सो दैट you get an edge over the other lakhs of contestants who are preparing for this exam. The most beautiful thing about this booklet is कि इसमें सारा डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। आपको स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों को इधर से ढूंढना उधर से ढूंढना, चेक करना उनकी वैलिडिटी को ये लेटेस्ट अपडेटेड है या नहीं है। जिस दिन आप इसको डाउनलोड करोगे उस दिन तक का डेटा इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो उस डेट तक का अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा, ताकि आप ऐसा कोई भी पुराना डेटा यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में अपीयर ना हो। एक कलेक्शन है डेटा का, ठीक है। 300+ माइंड मैप्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ, कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं, आगे भी कुछ एग्जांपल ज़रूर दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। 300 यहाँ पर मैंशनड है। आपको एक्चुअल में डाउनलोड करने के 3 मंथ्स के बाद तक ऑलमोस्ट आपको 500 तक ये माइंड मैप्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, 200 निमोनिक्स कुछ मैंने आपको बताए हैं पहले की जो वीडियोस थी चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को कभी कभी बताता रहता था। अभी 200 है, 3 मंथ्स के बाद तक ये आपको और ज़्यादा एक्सटेंड होकर 300 तक और चले जाएंगे। निमोनिक्स आपको पता है बहुत इजी होते हैं याद करना, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, नेशनल पार्क्स होंगे, पावर प्लांट्स हो गए, 100 तरह की चीज़ें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, पार्ट शेड्यूल, ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से बहुत ईजिली याद हो जाती हैं कि लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है इनको। इन्हें कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह ओपन करने पड़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स थे उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनमें से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एंड सो मैनी ऑल थिंग्स। 1000+ मेंस का क्वेश्चन एयर, मैं ये कहूँगा ये एक काइंड ऑफ मिनी टेस्ट सीरीज़ कह सकते हो आप अपने लिए, या फिर कह सकते हो सेल्फ एनालिसिस टूल है आपके लिए ये प्लस में आंसर राइटिंग की जो एक चेकलिस्ट है, ये दोनों मिलाकर के आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो जाएगी। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, एक भी चीज़ें इधर से उधर ना हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना आ जाए, ऐसी कोई चीज़ जो एग्जाम में पूछी ना जाती हो। 1000+ क्वेश्चंस हैं GS 1, 2, 3 और 4 के, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट के 1 ईयर के ऑल हिंदू के एडिटोरियल्स, अब आप सोचेंगे कि अच्छा जिस दिन आप ये PDF डाउनलोड करेंगे उस दिन तक के आपको इसके अंदर एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आपको करना क्या होगा इतने सारे एडिटोरियल्स का और आप कैसे याद करेंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको वो देखना है, आपको कंटेंट देखना है। इसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे एडिटोरियल के, साइंस एंड टेक के न्यूज़ और एनवायरनमेंट की न्यूज़। आपको पता है कि ये दोनों साइंस एंड टेक और जो एनवायरनमेंट होता है ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है हिंदू से। तो आपको ऐसा देखना होगा लिस्ट में, यार इस मंथ की इस डेट में ये वाला आर्टिकल था, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं मिस हो गया। आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे के सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। सेम चीज़ एडिटोरियल्स के बारे में है। जो लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ चुके हैं, उन्होंने सर्च किया, उनको पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं उसका टाइटल को डायरेक्ट यूज़ करके मेंस के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको एटलीस्ट एडिटोरियल का टाइटल पता होगा, आपको देखो कि यार अच्छा ये तो टाइटल रिपीट हो रहा है, ये मुझे आता है, बट ये नहीं आता, ये मैं पढ़ लेता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक सिंगल जगह के ऊपर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें कैटेगराइज और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेफ हों। जब बात करते हैं आंसर राइटिंग के चेकलिस्ट की, इवन जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था, इवन आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड व्हेन आई कंप्लीटेड दिस थिंग। ये मैंने एडवांस लेवल में बनाई है। एक मैंने जो नॉमिनल जो बेसिक लेवल की थी वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी थी, आपको वो चाहिए हो, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल में है। ये एक बिल्कुल ही सेल्फ एनालिसिस टूल हो जाएगा, आपको बार बार किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये चेक करने के लिए मेरा डेली आंसर हो। आप इसको यूज़ करेंगे, आप अपने खुद के आंसर का खुद एनालिसिस कर सकते हैं इन ए वेरी क्विक टाइम। आप जान जाओगे कि किस क्वेश्चन में आपने क्या मिस किया था
और बाकी जो कंटेस्टेंट है वो क्या ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि टॉपर्स को देखते हैं, इस इंसान ने इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ये परफॉर्मेंस दी है, इस ईयर में ये परफॉर्मेंस ऊपर नीचे गई है, इतने टाइप के सिलेक्शंस हो रहे हैं। वो एनालिटिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, वो गेम को समझते हैं पूरा। उन लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ्स में, चार्ट्स में डेटा रेडी कर दिया है। वो समझ जाएंगे कि उनको तैयारी कहाँ करनी है। इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए है, जो अपनी प्रिपरेशन में बहुत सा टाइम जो वेस्ट होता है उसको बचाना चाहते हैं। उन लोगों को ये चार्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं और उनको समझ में आएगा कि कहाँ पे एक्चुअल में काम करना है और कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे एक्स को शार्प करना है और कहाँ पे बस आराम से रेस्ट करके देखना है। जब मैं बात करता हूँ रिवीजन पाइपलाइन की, तो अब हम सबको पता होता है कि रिवीजन जो है एक सीक्वेंस में की जानी चाहिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। इस डेटा को अरेंज करें, उस डेटा को अरेंज करें। आई विल प्रोवाइड यू विद एन एक्सेल शीट, उसमें टॉपिक ए लिखा होगा, आपको कंट्रोल F से रिप्लेस करना है टॉपिक ए का नाम अपने आप, और ऑटोमेटिक एक पाइपलाइन शीट के अंदर आपके टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि किस दिन आपको क्या करना है, किस दिन आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है दोबारा। इट विल एक्ट एज लाइक एन रिमाइंडर टू यू। मेहनत लगती है इसको ऑर्गेनाइज करने में, लोग कर नहीं पाते हैं। मैंने इस चीज़ को आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। जस्ट गेट इट, डाउनलोड इट और अपना टॉपिक उसके अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो बहुत ही ईजी मैनर के अंदर। जब मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर, तो 2 तरीके से आपको बना के दिए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको ईयर वाइज पेपर चाहिए होते हैं, 1999 का चाहिए, 2007 का, 18 का, 5 का, 3 का, 9 का। कुछ होते हैं उनको सिलेबस वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज। पहले हिस्ट्री के चाहिए, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर चाहिए, नहीं अभी सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए, अभी सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए। तो मैंने दोनों ही तरीके से उनको अरेंज करके आपके लिए प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स, अब ये अगेन स्मार्ट लोगों की चीज़ें हैं। ये आपको प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। स्टूडेंट जो बहुत इंट्यूटिव तरीके से, उनको पता है गैस करना होता है। अब सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे, आप इसकी लिस्ट को डाउनलोड करते हो गूगल से, तो बहुत लंबी लिस्ट आती है, लंबे लंबे सेंटेंसेस। मैंने सबको शॉर्ट में, क्रिस्प में, सिंगल वर्ड में मेंशन कर दिया है। इस लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट है, इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। इवन आप जो मेंस का आंसर लिखते हो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आपको एज प्रोवाइड करना हो अपने आंसर में, यानी कि आप बता सकते हो कि ये इस गवर्नमेंट का टॉपिक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट से आया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, ये आप, मैं कहूँगा, टेबल के सामने रखिए, इसके ऊपर बस नज़र मारते रहिए, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको रिवीजन में इतनी बूस्ट मिल जाएगा कि आपको सडनली पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइमलाइन बहुत हेल्प करेगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका 50% डिस्काउंट कोड क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए टेबल पे सामने। बार बार देखते रहोगे तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने मॉनिक्स भी दे दिए हैं, उनके हॉट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की टर्मिनोलॉजी, रिवीजन की टेक्निक्स, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, ये सब चीज़ें भी आपको साथ में मिल जाएंगी। प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, उसके लिए आपको डाउनलोड लिंक पे जाना पड़ेगा। रीज़न भी क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं, एक क्लब के अंदर तो और सारी की सारी पीडीएफ्स एक साथ भी हैं, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। जो भी आपको वहाँ पे प्राइस मेंशन दिखाई देगा, उस प्राइस में आप डिस्काउंट कोड यूज़ करना, उसका 50% ही आपको पे करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो डिस्काउंट कोड दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा, आप जाके इसे सेव कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।